नमस्कार, मैं अभिषेक राज। दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट। देखिए, इलेक्ट्रीशियन को जो आपका इलेक्ट्रीशियन का ट्रेड थ्योरी है, टेक्निकल जिसको हम लोग बोलते हैं, उसको 3 भागों में डिवाइड किया हुआ है। पहला भाग जो होता है वो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी होती है, जिसमें कई छोटे छोटे चैप्टर होते हैं, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स होते हैं, सेफ्टी होता है, इसके बारे में पढ़ाया जाता है। दूसरा होता है हमारा मशीन पार्ट, जिसमें कई सारे मशीनों को पढ़ना होता है। ट्रांसफार्मर होता है, सिंक्रोनस मोटर होता है, इंडक्शन मोटर होता है ना, अल्टरनेटर होता है, तमाम चीजों के बारे में पढ़ना होता है। और तीसरा पार्ट होता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट। तो हम जो पढ़ने जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। और ये तीनों जो पार्ट है एक दूसरे से कोई संबंध नहीं रखते हैं। अगर आप बेसिक इलेक्ट्रिकल पढ़िएगा, उससे मशीन का कोई वास्ता नहीं है, और मशीन पढ़िएगा तो बेसिक इलेक्ट्रिकल का कोई वास्ता नहीं है। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ने जाइएगा तो मशीन और बेसिक इलेक्ट्रिकल का इससे कोई वास्ता नहीं है। मतलब आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ से फ्रेश पढ़ाई स्टार्ट हो रहा है, बिल्कुल बढ़िया वाला। ठीक है, तो चलिए यहां से हम इलेक्ट्रॉनिक्स वाले 4 से 5 चैप्टर है, उसको हम बढ़िया से समझेंगे, देखेंगे। एकदम बिल्कुल शुरुआत से शुरू करने जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब होता है एकदम सेमीकंडक्टर। दिमाग में बैठा लीजिएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब क्या होता है? सेमीकंडक्टर होता है। मतलब कुल मिलाकर सेमीकंडक्टर के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। और सेमीकंडक्टर के वजह से कई सारे एलिमेंट्स बनाए जाते हैं, है ना। ट्रांजिस्टर, डायोड, ये सब किससे बनते हैं? सेमीकंडक्टर से ही बनते हैं। और सेमीकंडक्टर का इतना बड़ा रोल है, अगर आप अभी मोबाइल चला रहे हैं तो ये मोबाइल में मैक्सिमम जो पार्ट है ना, सेमीकंडक्टर का बना हुआ है। इसका जो आईसी हो गया, मदरबोर्ड हो गया, स्क्रीन हो गया, सब सेमीकंडक्टर होते हैं। अगर सेमीकंडक्टर नहीं होता तो मोबाइल नहीं होता, रेडियो नहीं होता, टीवी नहीं होता, कंप्यूटर नहीं होता, और आप इस तरह से पढ़ाई नहीं कर रहे होते। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर अपने आप एक बहुत बड़ा हिस्टोरी है, इतिहास है, और इसको पढ़ना और समझना हमारे लिए काफी जरूरी है। इसीलिए इलेक्ट्रीशियन वाले बच्चों को भी इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाया जाता है कि आप सेमीकंडक्टर के महत्व को समझिए, कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स लिखा हुआ है। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग समझेंगे कि सेमीकंडक्टर का कैसे हम यूज करते हैं अपने डेली लाइफ में। और सेमीकंडक्टर जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम, सबसे बड़ा जो सेमीकंडक्टर के रूप में हम जानते हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम को हम लोग सेमीकंडक्टर के रूप में जानते हैं, जिसका इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। ठीक है, जर्मेनियम क्या है कि बहुत कम, रेयर मात्रा में पाया जाता है, इसलिए इसका इस्तेमाल बहुत कम होता है। सिलिकॉन का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है। तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में हम ये समझते हैं कि सिलिकॉन का इस्तेमाल करके कैसे हम डायोड बनाते हैं, कैसे हम ट्रांजिस्टर बनाते हैं, और इसके अंदर में जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है किस तरीके से होता है, इसमें करंट का फ्लो कैसे कराते हैं हम लोग। ठीक है, ये तमाम चीजों के बारे में समझेंगे। लेकिन धीरे धीरे उस चीज तक पहुंचेंगे, उससे पहले जो बेसिक फंडामेंटल है, जो बेसिक फाउंडेशन चीजें हैं, उसको समझते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक्स विज्ञान की वह शाखा है जो इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह उनके नियंत्रण से संबंधित होता है। कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक्स जो होता है वह विज्ञान है जो इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह और उसके नियंत्रण को हमें बताता है। ठीक है, उदाहरण के लिए हम बात करें, ट्रांजिस्टर, डायोड, आईसी, टीवी, कंप्यूटर, मोबाइल इत्यादि। अब आपके दिमाग में यह आ रहा होगा कि सर, जो कंडक्टर होता है ना, जो मेटल होते हैं, सेमीकंडक्टर की हम बात करते हैं, जो कंडक्टर होते हैं उसमें तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता ही है, तो फिर इसमें और सेमीकंडक्टर में अंतर क्या है? तो देखिए, जो कंडक्टर होता है, जैसे अल्युमिनियम हो गया, तांबा हो गया, इसमें तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन को नियंत्रण करना काफी मुश्किल होता है। हम जुगाड़ नहीं लगा सकते, नियंत्रण करना काफी टफ होता है, और हम छोटे लेवल पर उसको नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है सेमीकंडक्टर में, उसको हम लोग नियंत्रित कर सकते हैं, और बढ़िया से नियंत्रित करके छोटे छोटे जो हमारे उपकरण होते हैं, आईसी होता है, ट्रांजिस्टर होता है, डायोड होता है, मॉर्फिट होता है, ये सब में हम लोग क्या करते हैं? फ्लो करा सकते हैं। जहां पे छोटे मात्रा में करंट का फ्लो कराना हो, वहां पे सेमीकंडक्टर ही हमारा काम आता है। हमारा कभी भी कंडक्टर या जो मेटल होते हैं वो काम नहीं आते हैं। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम ही हमारे काम आएंगे, जहां पे करंट का हम नियंत्रण कर सकते हैं। और नियंत्रण करंट का नहीं होगा तो कोई भी आपका इलेक्ट्रॉनिक्स जो डिवाइस है नहीं चल पाएगा। ठीक है, अब वो रहा है कि इधर तत्व है और ये विशेषता है, और इधर उदाहरण है। कह रहा है कि पहले हम कंडक्टर की बात करें। कंडक्टर में मेटल हो जाता है, जैसे अल्युमिनियम हो गया, आपका सिल्वर हो गया,
कॉपर हो गया, ये सब क्या आते हैं, कंडक्टर होते हैं। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह आसान होता है, आसानी से इलेक्ट्रॉन फ्लो कर जाते हैं। इसके बारे में हम लोग तो पढ़ ही रहे हैं, पूरा इलेक्ट्रिकल ही हमारा क्या है, कंडक्टर है, ठीक है। और उदाहरण के लिए तांबा हो गया, अल्युमिनियम हो गया। इंसुलेटर की हम बात करें, जहां से इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होता है, जैसे लकड़ी हो गया, कागज हो गया, कपड़े हो गए, क्या इंसुलेटर है, यहां से आपका इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होता है, ठीक है ना, इसको इंसुलेटर बोलते हैं, है ना। और हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग, कुचालक बोलते हैं। और ऊपर कंडक्टर को चालक बोलते हैं और इसको कुचालक बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। और जैसे रबड़ हो गया, लकड़ी हो गया। सेमीकंडक्टर की बात करें तो कह रहे कुछ स्थितियों में प्रवाह करता है। मतलब सेमीकंडक्टर में कई सारे रहस्य हैं जिसको आगे हम समझेंगे, जो लिखा हुआ है कि कुछ स्थितियों में प्रवाह करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन का तो फ्लो होता है लेकिन हमेशा नहीं होगा, कुछ कुछ टर्म कंडीशन है जिसके थ्रू प्रवाह होगा, है ना। टर्म कंडीशन के थ्रू ही प्रवाह हो सकता है। वो टर्म कंडीशन क्या होते हैं, वही तो इलेक्ट्रॉनिक्स है, उसी को तो समझेंगे, पूरा चैप्टर इसी पे है, ठीक है। जैसे जो उदाहरण है सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये हमारे सेमीकंडक्टर मटेरियल है जो सबसे ज्यादा यूज में लिए जाते हैं, ठीक है ना। और इन सेमीकंडक्टर मटेरियल से हम लोग क्या बनाते हैं, डायोड बनाते हैं, ट्रांजिस्टर बनाते हैं, है ना। और भी कई सारे इलेक्ट्रिकल उपकरण बनाते हैं, मदरबोर्ड होता है, आईसी होता है, तमाम सब सेमीकंडक्टर से ही बना होता है, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें समझे कि सेमीकंडक्टर होता क्या है, ठीक है। अब आगे बढ़े तो हम लोग मटेरियल को तो पहला चैप्टर में पढ़ चुके हैं बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में, कि मटेरियल को डिवाइड किए थे, कई सारे डिवाइड करने का आधार था। जैसे आकार के आधार पर हमने डिवाइड किया था, ठोस द्रव गैस, हमने चालकता के आधार पर डिवाइड किया था, चालक, कुचालक, अर्धचालक, है ना। उसी तरह से कई सारे पैमाने होते हैं मटेरियल को बांटने का, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स में हमारा जो आधार बनाया गया है वो इलेक्ट्रॉन का फ्लो बनाया गया है, कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो पर ही हम डिसाइड करेंगे कौन सा मटेरियल किस भाग में आता है, कौन सा मटेरियल किस परिवार का हिस्सा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, चालकता के आधार पे पदार्थों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी के आधार पे हम पदार्थों का वर्गीकरण करने जा रहे हैं। तो कंडक्टिविटी के आधार पर देखिएगा तो पदार्थ तीन तरह का होता है। चालक होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन आसानी से फ्लो कर जाते हैं, इसका रेजिस्टेंस कम होता है, इलेक्ट्रॉन आसानी से फ्लो करता है। दूसरा कुचालक होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करता है और इसका जो रेजिस्टेंस होता है बहुत ज्यादा होता है, मतलब इसका प्रतिरोध बहुत ज्यादा होता है। और तीसरा होता है अर्धचालक, जिसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं लेकिन कम मात्रा में करते हैं और इसका जो प्रतिरोध होता है न ज्यादा होता है न कम होता है, मीडियम वाला होता है, ठीक है। और यहाँ पे एक फिगर दिया गया है, इसके माध्यम से समझ सकते हैं। ये कंडक्टर है और ये सेमीकंडक्टर है और ये इंसुलेटर है। अगर सेमीकंडक्टर को हम मिडिल में मान लेते हैं कि ये बीच में है, इसको हम पैमाना मान के चलते हैं, तो सेमीकंडक्टर से अगर आप कंडक्टर की तरफ बढ़िएगा तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो बढ़िया होगा, आराम से फ्लो करेगा और रेजिस्टेंस भी आपका कम होगा, है ना। सेमीकंडक्टर से अगर आप कंडक्टर की तरफ बढ़िएगा, मतलब अर्धचालक से चालक की तरफ बढ़िएगा, तो आपका इलेक्ट्रॉन का फ्लो आसानी से होता है और इसका प्रतिरोध भी कम होता है। लगभग 10⁻⁻10 ओम प्रतिरोध हो जाता है, इतना कम हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए बात करें, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर, आयरन, अल्युमिनियम, इस सब में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो बढ़िया होता है, इसकी प्रतिरोध भी कम होता है। अगर हम खुद अर्धचालक की हम बात करें तो इसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो न ज्यादा होता है न कम होता है, मीडियम होता है, ठीक है। जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, सेलेनियम, गैलियम इत्यादि, ठीक है। अगर हम सेमीकंडक्टर से इधर इधर जाते हैं, किधर, इंसुलेटर की तरफ जाते हैं, तो होता क्या है, इधर इधर प्रतिरोध बढ़ता है और इलेक्ट्रॉन का फ्लो अवरुद्ध हो जाता है, बिल्कुल 100% बंद हो जाएगा, जाएगा ही नहीं, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होने ही नहीं देगा और इसका प्रतिरोध 10⁻18 हो जाता है। अब देखिए कितना हाई है, 10⁻18 गुना करके देख लीजिए कितना ज्यादा प्रतिरोध आ जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो नामुमकिन हो जाता है। तो पदार्थों को तीन भागों में मैंने बांट दिया, कंडक्टर, इंसुलेटर और अर्धचालक, ठीक है। अब थोड़ा थोड़ा इसके बारे में भी समझ लेते हैं कि भाई क्या होता है। तो अगर कंडक्टर की हम बात करें, अगर हम कंडक्टर की बात करें तो कह रहा है कि वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है उसको चालक या सुचालक पदार्थ कहलाता है या कंडक्टर कहलाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है, फ्री इलेक्ट्रॉन इसमें ज्यादा होते हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान पे आसानी से चले जाते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए कॉपर, अल्युमिनियम, चांदी और सोना, ठीक है। विशेषता क्या है कि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होते हैं, विद्युत का प्रतिरोध कम होता है और
धातु जो होता है इसके अच्छे चालक होते हैं, ठीक है ना। धातु क्या होता है, इसका अच्छा चालक होता है। अब हम बढ़ते हैं तो हमारे सामने आता है कुचालक। कुचालक क्या होता है भाई, तो कह रहे कि वे पदार्थ जो विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होने देता, इसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होता है, जैसे रबड़, लकड़ी, प्लास्टिक, कांच, सिरेमिक इत्यादि। विशेषता क्या है कि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, विद्युत का प्रतिरोध बहुत ज्यादा होता है, इनका उपयोग विद्युत सुरक्षा के लिए किया जाता है। विद्युत सुरक्षा के लिए मतलब जो तार होता है ना कॉपर एल्यूमिनियम का, उसके ऊपर जो आपका रबर का देखिए कवर लगाया जाता है, इंसुलेशन किया जाता है, वो किसका होता है, ये चीज इंसुलेटर का तो ही होता है, ठीक है। तो विद्युत सुरक्षा के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। एक अब यहाँ पे एक नोट करके लिखा हुआ कि अति चालक, एक शब्द है सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर का मतलब हुआ कि इसमें जो प्रतिरोध होगा आर होगा 0 के बराबर होगा, इसको सुपर कंडक्टर बोलेंगे। मतलब एकदम इलेक्ट्रॉन का कोई रुकावट ही नहीं, आसानी से इलेक्ट्रॉन फ्लो हो जाएगा, विद्युत का फ्लो आसानी से हो जाएगा, उसको सुपर कंडक्टर बोलेंगे। मतलब 0, अगर टेम्परेचर हमारा 0 भी है तो भी इसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं सुपर कंडक्टर। और एग्जाम्पल के तौर पर मरकरी दिया हुआ है और YbCO दिया हुआ है, या टेरियम, बेरिलियम, कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। तो ये होता है, तो ये समझ गए। अब समझ लेते हैं हम लोग अर्धचालक, ठीक है। सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर क्या होता है, कह रहा है कि ऐसा ठोस पदार्थ जिनकी प्रतिरोधकता चालक और कुचालक के बीच में होती है। कह रहा है कि ऐसा ठोस पदार्थ जिसकी जो प्रतिरोधकता होती है, जो प्रतिरोध होता है, वो चालक और कुचालक के बीच में होता है, न ज्यादा होता है न कम होता है। इलेक्ट्रॉन का बहुत ज्यादा फ्लो नहीं होने देगा, कम होने देगा, ठीक है। इन पदार्थों के परमाणुओं के बाहरी कक्षा, बाहरी कक्षा को हम लोग वैलेंस सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वैलेंस सेल। तो बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिनके कारण इनकी विद्युतीय प्रवृत्ति विशेष होती है। कह रहा है कि ये जो इनकी जो संरचना है, जो परमाणु स्ट्रक्चर है, एटॉमिक जो स्ट्रक्चर है, उसके वजह से ऐसा होता है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि इसके बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आप देखिएगा सिलिकॉन का तो 2, 8, 4 है, जर्मेनियम 2, 8, 18, 4 है। तो बाहरी कक्षा में इसका भी 4 है और इसका भी बाहरी कक्षा में 4 है। और बाहरी कक्षा में 4 होने की वजह से इसके पास कुछ विशेषा अधिकार हो जाता है, विशेष तौर पर ये बिहेव करते हैं। और बिहेव क्यों ऐसा करते हैं आगे हम लोग समझेंगे, ठीक है। हम देखिए धीरे धीरे चीजों को आगे बढ़ा रहे हैं, आप एक ही बार सब मत समझ लीजिए। कि कोई कई बच्चा होता है ना कि बहुत कुछ जानकारी होता है तो बोलता है, उसको लगता है कि सर ये छोड़ दिए हैं, ये नहीं बोले। बोलने को तो यहाँ सब कुछ बोल सकते हैं, लेकिन रीजन है कि यहाँ बोलना सही नहीं है। धीरे धीरे अपने दिमाग में प्रेशर डालते जाइएगा तो आगे सब चीज आपका स्पष्ट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो फिगर दिया हुआ है ये हमारा सिलिकॉन का फिगर है। किसका है, सिलिकॉन का है। और सिलिकॉन का फिगर है तो देखिएगा, तो सिलिकॉन के बाहरी कक्षा में यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन दिखाया गया है, 1, 2, 3 और ये 4, ठीक है। इसका जोड़ेंगे तो 1, 2, 3 और 4। इसमें भी 1, 2, 3 और 4। इसमें भी 1, 2, 3 और 4। आपको लग रहा होगा सर एक एक तो छोड़ दिए हैं, एक एक बीच वाला का है, इसका है। कलर थोड़ा सा चेंज करते हैं तो और स्पष्ट होगा। एक ये हो गया, एक ये होगा, एक ये, मतलब 4 हो गया ना, 1, 2, 3, 4। तो होता क्या है कि अगर सिलिकॉन अकेले होता है, मान लीजिए अकेले है सिलिकॉन, सिलिकॉन अकेले है, तो इसके जो आउटर सेल है यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। अगर हम किसी भी इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोलते हैं कि वो न्यूट्रल कब होगा, जब उसके आउटर सेल में, उसके जो आउटर सेल है वैलेंस सेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो न्यूट्रल हो जाता है, वो शांत हो जाता है, ठीक है। तो सिलिकॉन के आउटर सेल में 4 है और 4 इसको और चाहिए होगा तब तो शांत होगा। तो ये क्या करता है कि अपने जो बगल वाले सिलिकॉन है उससे बॉन्डिंग कर लेता है, पड़ोसी बना लेता है, आपस में शेयर कर लेता है और शेयर करके बॉन्ड बना लेता है। तो आप देखेंगे इसके आउटर सेल में 8 हो गया है, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8। अब क्या हो, स्थिर हो गया, मतलब न्यूट्रल हो गया है। अब इसके इलेक्ट्रॉन इधर उधर नहीं भागेंगे, बॉन्ड बना लिए। जब तक बॉन्ड नहीं बनता है, 8 का ऑक्टक पूरा नहीं होता है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। अब क्या होगा इसमें कि अब चाहिएगा कि इसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो कराए, नहीं हो पाएगा। क्यों, क्योंकि इन्होंने अपने पड़ोसी से बॉन्डिंग कर लिया, दोस्ती कर लिया कि भाई हम दोनों मिलकर एक हो जाएंगे, अपना घर बसा लिए हैं, अब हम कहीं नहीं जाने वाले हैं। जब अभी आपका शादी उदी नहीं हुआ है, अभी घर आपका नहीं बसा है ना, अभी आप कभी इस घर, कभी उस घर, कभी इधर कभी उधर घूमते रहते हैं, है ना। शाम को आए नहीं आए कोई बात नहीं, रात हो गया कोई बात नहीं, दोस्त के यहाँ रुक गए। लेकिन जैसे शादी हो जाएगी तो आपका एक घर हो जाएगा, आपको आना ही पड़ेगा, आप फ्री नहीं है, आपकी बॉन्डिंग हो गई है,
उसी तरह से ये बॉन्ड बना लिए हैं, अब ये कहीं नहीं जा सकते। लेकिन अगर इनको एनर्जी मिला तो ये बाहर निकल जाएंगे। कौन बाहर निकलेंगे? जो बॉन्डिंग की है। अगर हम इसको गर्म कर देंगे, कोई टेम्परेचर पे इसको गर्म करेंगे, तो गर्म करेंगे, जैसे एनर्जी पाएगा ये यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। बाहर निकलेगा तो फ्री हो जाएगा और घूमना शुरू कर देगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि कोई भी सेमीकंडक्टर को अगर आप थोड़ा सा गर्म करते हो तो उसमें करंट जाना शुरू हो जाता है ना। सेमीकंडक्टर को थोड़ा सा गर्म करिएगा तो करंट जाना शुरू होता है। कैसे होता है? गर्म करने पर इलेक्ट्रॉन अपना बॉन्ड को तोड़ देता है, एनर्जी मिल जाती है और बाहर निकल जाता है ना। आपके पिताजी आपको डांटते हैं, मारते हैं, फिर आप घर चले जाते हो। क्यों? क्योंकि आपके पास पैसे नहीं है, आपके पास नौकरी नहीं है, तो जाना तो घर ही पड़ेगा, भोजन खाना तो वही मिलेगा। लेकिन जैसे आप कमाने लगते हो, जैसे आपको पैसे मिलने लगते हैं और घर वाले आपको डांटते हैं, बोलते हैं, तो आप क्या करते हो? रूठ जाते हो और 2-2 महीना 6-6 महीना नहीं जाते हो घर। क्यों? क्योंकि आपके पास पैसे आ गए हैं। वही काम यहाँ होता है। इसको गर्म करिए, एनर्जी मिल गया, ये बोलता है कि भाई हम साथ नहीं रहेंगे, हम तुम्हारे साथ फील अच्छा नहीं कर रहे, निकल के भाग जाता है। क्यों? क्योंकि इसको एनर्जी मिल गया है, वो चल देता है, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो जाता है, और फ्लो हुआ तो हमारा इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो गया, करंट का फ्लो हो गया। ठीक है, तो इस तरह से सिलिकॉन काम करता है। जर्मेनियम के साथ भी वही हाल है। इसका भी आउटर में कितना है? 4 है। ये भी अपना 8 पूरा करना चाहेगा, ऑक्टक ये भी पूरा करेगा। जब तक ऑक्टक पूरा नहीं करेगा ये स्टेबल होगा नहीं, शांत होगा नहीं। तो ये भी इसी तरह से ऑक्टक अपना पूरा करता है। ठीक है, और उसको भी क्या मिलता है? बाहरी गर्मी मिलता है, तो इलेक्ट्रॉन उसका फ्री हो जाता है। तो यहां तक तो आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब ये जो आपस में जो बॉन्ड बनाते हैं इसको कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड। जो आपस में ये दोस्ती कर रहे हैं ना पड़ोसी से, तो ये पड़ोसन से जो दोस्ती किया है उसको कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। इनके बीच में कौन सा बॉन्ड है? कोवैलेंट बॉन्ड। मतलब जो एग्रीमेंट इनका साइन किया गया है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का जो एग्रीमेंट साइन हुआ है, वो कोवैलेंट नाम का एक बॉन्ड है, जिसके तहत इनको साइन किया गया, भाई आपको साथ ही रहना है। ठीक है ना। और बाहरी जो सेल होता है उसको क्या बोलते हैं? वैलेंस सेल बोलते हैं। जो बाहरी वाला सेल होता है उसको क्या बोलते हैं? वैलेंस सेल होता है। और बाहरी सेल में ही हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, जो हमारा न्यूक्लियस का बाहरी वाला सेल होता है उसी में हमारा इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, अब इसको ये जो आपस में जो दोस्ती हुई है, ये दोस्ती दोनों आपस में जो ज्वाइंट किया हो, इसको हम लोग शेयर इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शेयर इलेक्ट्रॉन। मतलब जो हिस्सा दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है उसको क्या बोलेंगे? शेयर इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। ठीक है, जैसे आपका घर और आपके पड़ोसी का घर का दीवार एक ही होता है ना, तो वो शेयर दीवार होता है। शेयर्ड मतलब दोनों का एक ही दीवार है, दोनों ही उसका यूज करते हैं। ठीक है, अब यहां तक समझ गए होंगे, तो हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब हम लोग समझेंगे कि जो सेमीकंडक्टर होते हैं उनमें जो हमारा इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, या कह सकते हैं जो करंट का फ्लो होता है, उसको नियंत्रित कैसे करते हैं। कैसे हम उसको पी टाइप और एन टाइप बनाते हैं। आप सुने होंगे कि पी टाइप सेमीकंडक्टर है, ये एन टाइप सेमीकंडक्टर है, या कभी कभी सुनते होंगे पीएन जंक्शन भी सुनते होंगे आप लोग। ये सारा ये जितने भी सारे चीजें, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, कैसे इसका निर्माण होता है, ये अब यहाँ से हम आगे बढ़ रहे हैं। इसी ट्रैक पर हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो हम लोग पीएन जंक्शन तक पहुंचेंगे। उससे पहले आप समझिए कि जो अर्धचालक होता है दो तरीके का होता है। या तो एन टाइप अर्धचालक होगा। एन टाइप का मतलब निगेटिव टाइप। निगेटिव मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन का अधिकता हो। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? निगेटिव नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर होता है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होता है? निगेटिव चार्ज होता है। तो जिसमें इलेक्ट्रॉन का संख्या ज्यादा हो उसको एन टाइप बोलेंगे। एन मतलब निगेटिव, निगेटिव टाइप अर्धचालक बोलेंगे। और जिसमें होल का संख्या ज्यादा हो उसको हम लोग पी टाइप अर्धचालक बोलते हैं। पी टाइप अर्धचालक मतलब पॉजिटिव टाइप अर्धचालक, जिसमें होल हो। होल पे ऊपर कौन सा साइन होता है? पॉजिटिव होता है। मतलब यहाँ पे पॉजिटिव का संख्या ज्यादा है, मतलब होल का संख्या ज्यादा है, इसीलिए इसको हम लोग पी टाइप बोलते हैं। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का संख्या ज्यादा है, इसलिए हम इसको एन टाइप अर्धचालक बोलते हैं। तो यहाँ पे हम समझे कि दो तरह के अर्धचालक होते हैं। एक एन टाइप होता है नेगेटिव टाइप, और एक दूसरा होता है पी टाइप मतलब पॉजिटिव टाइप। अब पी टाइप और एन टाइप बनता कैसे है, तो यहाँ पे तो हम डिटेल्स में नहीं बताएंगे। आगे हम लोगों को पढ़ना है कि एन टाइप और पी टाइप का निर्माण कैसे होता है। यहाँ पर थोड़ा सा ये समझ लीजिए, हम एग्जांपल सिलिकॉन का लेके चल रहे हैं कि मान लीजिए सिलिकॉन का जो हमारा मटेरियल है, जो सेमीकंडक्टर है, उसको एक को हम यहाँ इसको हम बनाएंगे एन टाइप, और इसको बनाएंगे हम सिलिकॉन को पी टाइप। मतलब सेम सेमीकंडक्टर है, सिलिकॉन है। सिलिकॉन को दो तरीके से हमने बना दिया, एक तो नेगेटिव बना दिया, एक पॉजिटिव बना दिया। कैसे बनाते हैं हम लोग? तो देखिए, सिलिकॉन के जो बाहरी कक्षा होता है, बाहरी जो ऑर्बिट होता है, उसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 4 होते हैं। 1 2 3 4। ठीक है, अब
इसके साथ में अगर हम फास्फोरस का डोपिंग करा दें, मतलब जिसके बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन हो, जिसके बाहरी कक्षा में, जिसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन हो, उसका अगर हम डोपिंग करा देते हैं तो उससे होता क्या है कि वो एन टाइप बन जाता है। कैसे एन टाइप बनता है? देखिए, हम फास्फोरस को रखे हुए हैं और इसमें सिलिकॉन में फास्फोरस को मिला दिया, सिलिकॉन में फास्फोरस को मिला दिया, तो फास्फोरस के जो बाहरी कक्षा है इसमें 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 5 होते हैं। और इसको चाहिए कितने? इसको अपना ऑक्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? इसको 3 चाहिए, लेकिन इसको 4 फ्री इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। कैसे मिलेंगे? तो देखिए, ये पहला इलेक्ट्रॉन है, इसके साथ ये बॉन्डिंग कर लेगा, दूसरा इसके साथ बॉन्डिंग कर लेगा, तीसरा इसके साथ बॉन्डिंग कर लेगा, चौथा इसके साथ बॉन्डिंग कर लेगा, ठीक है। और 4 4 8 तो इसके बाहरी कक्षा में जो है बॉन्ड कर लिया। एक मुक्त इलेक्ट्रॉन बचा हुआ जो फ्री है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन बच गया हमारा। बाकी तो सिलिकॉन के साथ क्या किया? कोवैलेंट बॉन्ड बना लिया, लेकिन एक बच गया। क्यों? क्योंकि इसके बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन थे और सिलिकॉन के बाहरी कक्षा में 4 होते हैं, तो सबसे एक एक बना लिया तो एक बच गया। तो जो एक बचा हुआ है, तो मान लीजिए एक एटम में एक बचा हुआ है, इसी तरह से हम फास्फोरस के 50 एटम मिला दिए, तो 50 हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। और 50 फ्री इलेक्ट्रॉन जब मिलेगा तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन का संख्या ज्यादा हो गया है। अब इलेक्ट्रॉन का संख्या ज्यादा होने के कारण ये जो मटेरियल हमें बना है, ये जो सेमीकंडक्टर बना, वो एन टाइप बना है, मतलब नेगेटिव टाइप बना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का संख्या ज्यादा हो गया है। उसी तरीके से अगर सिलिकॉन में हम 3 वैलेंस शेल वाले, जिसके बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैसे मटेरियल को हम सिलिकॉन के साथ में डोपिंग करा दें, सिलिकॉन के साथ में डोपिंग करा दें, तो वहां पे होल की अधिकता ज्यादा हो जाती है, मतलब नंबर ऑफ होल बढ़ जाते हैं। इस वजह से वो मटेरियल जो बनता है पी टाइप अर्धचालक बनता है। कैसे होता है समझिए। ये सिलिकॉन के एटम है, इसके बीच में हमने एल्यूमिनियम को मिला दिया, एल्यूमिनियम और बोरॉन, एल्यूमिनियम और बोरॉन जिसके बाहरी कक्षा में 3 फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। इसको मिलाया था, देखिए एल्यूमिनियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3, ठीक है। ये सिलिकॉन के साथ एक बॉन्ड यहां बना लिया, ये इसके साथ यहां बना लिया, ये इसके साथ यहां बना लिया, लेकिन जो ये लास्ट वाला जो सिलिकॉन है, चौथा वाला, ये यहां पे नहीं बना पाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पे खाली है, क्या है? होल है, इलेक्ट्रॉन का यहां पे कमी हो गया। 8 टोटल हमारा 8 ऑक्टक पूरा हो जाएगा तो हमारा क्या होता है? बॉन्ड कंप्लीट होता है ना। यहाँ पे क्या हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, और कमी होने की वजह से यहाँ पे होल क्रिएट होता है। क्या होता है? होल क्रिएट होता है। तो यहाँ पे होल का संख्या बढ़ गया, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ गया हमारा। और इसी तरह से कई अल्यूमिनियम के हम एटम जब मिलाएंगे, मान लीजिए 50 मिलाए यहाँ भी, तो 50 हमारा क्या होगा? होल, 50 होल बन जाएगा जो पॉजिटिव चार्ज वाला होगा। तो यहाँ पे होल का मात्रा बढ़ गया, तो कह सकते हैं कि ये जो मटेरियल बनेगा वो पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल बनेगा। इसमें होल का अधिकता ज्यादा है, और ये एन टाइप बना है जिसमें इलेक्ट्रॉन का संख्या ज्यादा है। तो इस तरह से हम एन टाइप वाले में हम 5 वैलेंस शेल वाले इलेक्ट्रॉन को मिलाते हैं, और हम पी टाइप वाले में जिसके वैलेंस जिसके बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन हो, उसको हम मिलाते हैं। तो इस तरीके से 5 वाला जो मिलता है तो बनता है एन टाइप, और 3 वाला मिलता है तो बनता है पी टाइप, ठीक है। तो इतना समझ गए होंगे, तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसको और आगे हम डिटेल्स में समझेंगे। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है जो नोट डाउन कर लीजिएगा, एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। पॉइंट क्या है भाई? करे कमरे के तापमान पे, जैसे कमरा का तापमान कितना होता है? 300 केल्विन से लेकर 340 केल्विन होता है। तो कमरे के तापमान पे अर्धचालकों का जो प्रतिरोधकता होता है, जो रेसिस्टिविटी होती है, वो होती है 10⁴ ओम सेंटीमीटर से लेकर 0.5 ओम मीटर तक, ठीक है। इसके बीच में होता है अर्धचालक हमारा क्या? प्रतिरोधकता, रेसिस्टिविटी, मतलब इलेक्ट्रॉन को रोकने की कैपेसिटी, ठीक है। कह रहा है कि सिलिकॉन की जो प्रतिरोधकता होती है, जो सिलिकॉन की रेजिस्टिविटी होती है, वो 0.1 ओम मीटर से लेकर 60 ओम मीटर तक हो सकती है। क्या बोल रहा है? सिलिकॉन की जो रेजिस्टिविटी होती है, जिसको प्रतिरोधकता बोलते हैं, वो 0.1 ओम मीटर से लेकर 60 ओम मीटर तक होता है। लेकिन ये डिपेंड करता है डोपिंग और टेम्परेचर पे, इसी के बीच में होगा, लेकिन कितना होगा वो डिपेंड करेगा इसका शुद्धता पे और डोपिंग पे, टेम्परेचर पे, मतलब कितना डोपिंग किया गया है और कितने टेम्परेचर पर रखा गया, इस पे डिपेंड करेगा, ठीक है। जर्मेनियम की बात करें तो जर्मेनियम का कमरे के तापमान पर जो इसकी प्रतिरोधकता होती है, रेसिस्टिविटी होती है, वो 0.5 ओम मीटर होती है, ठीक है।
ये एग्जाम में पूछता है, याद कर लीजिएगा, ठीक है। उसी तरह से हम बात करें चालक की प्रतिरोधकता, तो जो चालक होता है, जो कंडक्टर होता है, जैसे अल्युमिनियम, तांबा, लोहा, आयरन, ये सब है, जो चालक होता है उसकी जो प्रतिरोधकता होती है वो अत्यंत कम होती है। क्या होती है? बहुत कम होती है। कितना होता है भाई? तो 10⁻⁻8 से लेकर 10⁻⁻6 ओम मीटर माइनस में है। तो सबसे ज्यादा कम हमारा जो रेसिस्टिविटी होता है किसका होता है? मेटल का होता है या कंडक्टर का कह सकते हैं, ठीक है। कुचालक की बोल रहा है तो कुचालक का रेसिस्टिविटी सबसे ज्यादा होता है। जो हमारा कुचालक मतलब इंसुलेटर, इंसुलेटर का जो रेसिस्टिविटी होता है बहुत ज्यादा होता है। कितना होता है? 10⁻⁻9 से लेकर 10⁻11 ओम मीटर तक, या इससे भी ज्यादा हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने अभी समझा कि पी टाइप मटेरियल और एन टाइप मटेरियल कैसे बनता है, ठीक है। थोड़ा सा डिफिनेशन था, आगे डिटेल्स में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। अब आते हैं, एक बैंड होता है, बैंड के बारे में समझिए। ये हमारा जो बैंड होता है, बैंड से भी हम क्या करते हैं? मटेरियल को डिसाइड करते हैं। कौन सा मटेरियल क्या है, चालक है कि कुचालक है कि अर्धचालक है, मतलब कंडक्टर है कि सेमीकंडक्टर है कि इंसुलेटर है, वो बैंड के आधार पर भी हम डिसाइड करते हैं। ये बैंड क्या होता है? ये एनर्जी बैंड होता है, ठीक है। तो शुरू में जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, पहले समझ लीजिए बैंड, तो बैंड दो तरह का हम मान के चलते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। और भी बैंड होते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए आप दो बैंड मान लीजिए, एक वैलेंस बैंड और एक कंडक्शन बैंड। दो ही बैंड मान के चलते हैं। कौन सा है? वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड। जो शुरुआत में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, जो बॉन्डिंग करते हैं, जो स्थिर रहते हैं, वो किस में रहते हैं? वैलेंस बॉन्ड के अंदर में रहते हैं। इलेक्ट्रॉन शुरुआत में जब उसको कोई छेड़छाड़ नहीं किए हैं तो कहाँ होते हैं? कहाँ होते हैं? वैलेंस बॉन्ड के अंदर में होते हैं। लेकिन जब इसको एनर्जी मिलता है ना, तो ये चल जाता है कंडक्शन बैंड में। और कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, यही इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, यही इलेक्ट्रॉन करंट के प्रवाह का कारण बनते हैं। इलेक्ट्रॉन का फ्लो का ये कारण बनते हैं। कौन सा? जो कंडक्शन बैंड में होते हैं, ठीक है। पहला कंडीशन तो ये है। दूसरा कंडीशन ये है कि जो कुचालक होता है, जो कुचालक होता है मतलब जो इंसुलेटर होता है, उसके बीच में वैलेंस बैंड और वैलेंस बॉन्ड और कंडक्शन बैंड के बीच में बहुत ज्यादा गैप होता है। जो कुचालक होता है ना, तो उसके वैलेंस बॉन्ड में और कंडक्शन बैंड के बीच में बहुत ज्यादा गैप होता है। इस वजह से कितना भी इसको ऊर्जा दीजिएगा, इस तरह से देखिए यहाँ पे एनर्जी दिया जा रहा है, कितना भी इसको एनर्जी दीजिएगा, गर्म करिएगा, कुछ भी करिएगा, तो कभी भी इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के यहाँ नहीं पहुंच पाते हैं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन, ये दोनों के बीच में जो एनर्जी गैप है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है, जो बहुत ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन के नजरिए से। जो इलेक्ट्रॉन इसमें से इसमें प्रवेश नहीं कर पाएंगे। इसी कारण से अगर हम करंट का फ्लो इसमें कराना भी चाहते हैं तो नहीं हो पाता है। वही हम अर्धचालक की बात करें तो अर्धचालक में जो ये बैंड गैप होता है ना, थोड़ा कम हो जाता है। कितना कम हो जाता है? तो केवल और केवल 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप रह जाता है। इससे क्या होता है कि थोड़ा सा इसको एनर्जी देते हैं तो कोई कोई एक आध दो इलेक्ट्रॉन जंप करके इसमें पहुंच जाते हैं। और जैसे जंप करके इसमें पहुंचते हैं तो यहां से ये कौन सा बैंड है? कंडक्शन बैंड है, जो कंडक्ट करना शुरू कर देता है, मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो करना शुरू कर देता है। तो यहां से हमारा धारा, करंट बहना शुरू हो जाता है। वही हम बात करें कंडक्टर का, चालक का, तो चालक में जो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड होता है, दोनों एक दूसरे का ओवरलैप किया रहता है। क्या रहता है? ओवरलैप किया रहता है। तो यहाँ पे कोई दिक्कत ही नहीं है। थोड़ा सा भी, हल्का सा माइक्रोन में भी अगर हमने एनर्जी दिया तो इलेक्ट्रॉन इसमें चले जाएंगे, थोड़ा सा में भी। इसीलिए आप देखे होंगे कि कंडक्टर में जो कॉपर हो गया, अल्युमिनियम हो गया, उसमें तुरंत करंट का फ्लो कर जाता है। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में एनर्जी गैप जीरो है। क्या है? जीरो है। और इलेक्ट्रॉन को इसमें जाने में कोई एनर्जी का लॉस नहीं होता है। तुरंत दीजिएगा, तुरंत पहुंच जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम क्या करते हैं? बैंड को, मतलब बैंड के आधार पे पदार्थों का वर्गीकरण करके हमने रखा है ना। कि बैंड के आधार पर भी हम पदार्थों का वर्गीकरण कर सकते हैं। तो सवाल पूछा है कई बार कि सेमीकंडक्टर जो मटेरियल होते हैं, उससे कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में जो एनर्जी गैप होता है कितने का होता है? तो आपको कहना होगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है। वहीं इंसुलेटर में कितना होता है? कुचालक में तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है, ठीक है। और किस में नहीं होता है? कौन सा पदार्थ है जिसमें वैलेंस बॉन्ड और कंडक्शन बैंड के बीच में कोई गैप नहीं होता है? तो आपका कंडक्टर होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको समझना होगा। और ये, इसको हम बैंड थ्योरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैंड थ्योरी। तो चलिए एक एक करके समझते हैं कि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड और बैंड गैप क्या है हमारा, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझेंगे
वैलेंस बैंड, ठीक है ना। तो वैलेंस बैंड कहाँ होता है भाई, नीचे वाले को क्या बोलते हैं, वैलेंस बैंड बोलते हैं। और इसी में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इसी में पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन किस में पाए जाते हैं, वैलेंस बॉन्ड में पाए जाते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि परमाणु के जो बाहरी कक्षा होता है उसको वैलेंस सेल बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन इस बैंड में होते हैं। वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन किस में होते हैं, वैलेंस बॉन्ड में होते हैं, ठीक है। परमाणु की जो बाहरी कक्षा है जिसको वैलेंस सेल बोलते हैं, उसके जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं कहाँ पाए जाते हैं, वैलेंस बॉन्ड के अंदर में पाए जाते हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन्स रासायनिक बंधन, केमिकल बॉन्डिंग बनाने में भाग लेते हैं। ये जो वैलेंस सेल वाला जो इलेक्ट्रॉन है, जो वैलेंस बॉन्ड के अंदर में पड़े हुए हैं, ये आपस में केमिकल बॉन्डिंग बनाने में सक्षम होते हैं, बनाते हैं, ठीक है। समान अवस्था में ये इलेक्ट्रॉन विद्युत चालन में भाग नहीं लेते। समान अवस्था की बात करें, नॉर्मल कंडीशन में ये किसी विद्युत चालकता में भाग नहीं लेते हैं, लेकिन अगर इसको एनर्जी दीजिएगा तो ये क्या करेंगे, यहां से निकलकर कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे। देखिए एक पहुंच चुका है, इसको एनर्जी मिला हुआ, यहां पहुंच गया, और ये क्या करेगा, फ्लो कर जाएगा, ठीक है। अब यहां पर दिया कि एनर्जी बैंड गैप या फॉरविडेन गैप, इस वाला जो गैप है ना, इसको हम बोलते हैं एनर्जी बैंड गैप या फॉरविडेन गैप, ध्यान रखेंगे, ठीक है। दो बैंडों के बीच में जो गैप होता है ना, मतलब कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में जो गैप होता है उसको हम बोलते हैं एनर्जी बैंड गैप या फॉरविडेड गैप, ठीक है। अब आगे बढ़े तो कंडक्शन बैंड की बात कर रहा है। कंडक्शन बैंड कौन सा, ऊपर वाला होता है। अब कह रहा है कि यह बैंड मुक्त इलेक्ट्रॉनों से भरा होता है जो विद्युत प्रवाह में योगदान देता है। यही जो बैंड है जहां से हमारा इलेक्ट्रॉन का फ्लो शुरू होता है, यही बैंड है जहां से हमारा इलेक्ट्रॉन का फ्लो शुरू होता है। मतलब ये दरवाजा है, इलेक्ट्रॉन का दरवाजा है जहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के घूमना शुरू करते हैं, ठीक है, दूसरे के यहां चले जाते हैं। जब वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन ऊर्जा पाकर इस बैंड में आते हैं तो वो चालकता, कंडक्टिविटी प्रदान करते हैं। कह रहा है कि वैलेंस बैंड के जो इलेक्ट्रॉन है ऊर्जा पाकर जब कंडक्शन बैंड में आते हैं तो यही वो होते हैं जो हमारा चालकता, मतलब करंट को फ्लो कराने में काम आते हैं, ठीक है। कह रहा है कि चालकों में यह बैंड आंशिक रूप से भरा रहता है। कह रहा है कि चालक में थोड़ा बहुत इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाकी सब में, अर्धचालक में, कुचालक में, कह सकते हैं इंसुलेटर में और सेमीकंडक्टर में इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, क्योंकि दोनों के बीच का एनर्जी गैप होता है। लेकिन वहीं हम चालक की बात करें, कंडक्टर की बात करें, तो कंडक्टर में क्या होता है, जो हमारा कंडक्शन बैंड होता है और जो हमारा वैलेंस बैंड होता है, दोनों एक दूसरे का क्या होता है, ओवरलैप किए रहता है। क्या रहता है, ओवरलैप किए रहता है। इस वजह से इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन हमको पहले से ही नजर आते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन कुछ पहले से नजर आते हैं, इसलिए थोड़ा सा भी एनर्जी मिलता है तो यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना शुरू कर देते हैं, ठीक है। ये दो बैंड समझ गए। तो तीसरा बैंड एक और आता है, उसका नाम है हमारा, क्या नाम है भाई, देखिए, फॉरविडेन बैंड या एनर्जी गैप बैंड, ठीक है। फॉरविडेन गैप बैंड या एनर्जी गैप बैंड, ठीक है। ये क्या होता है, तो ये जो गैप होता है ना, जो गैप होता है दोनों बैंड के बीच में, उसी गैप को हम लोग बोलते हैं बैंड गैप या फॉरविडेन गैप, ठीक है। तो मेटल में क्या होता है, गैप नहीं होता, ओवरलैप होता है, एक दूसरे को ओवरलैप किया रहता है। सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि थोड़ा सा गैप होता है, और इंसुलेटर में बहुत ज्यादा गैप होता है, ठीक है। तो कह रहा है कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का जो ऊर्जा अंतराल होता है उसी को हम फॉरविडेन बैंड या एनर्जी बैंड गैप बोलते हैं। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो एनर्जी गैप है उसी को हम बोलते हैं, ठीक है। कह रहा कि इस क्षेत्र में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता है। कह रहा कि ये ऐसा बैंड है जहां पे कोई इलेक्ट्रॉन कभी नहीं रहेगा। क्या है, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन कभी नहीं रहेगा, या तो इसमें रहेगा नहीं तो इसमें चला जाएगा। एनर्जी इसमें रहेगा, एनर्जी पाएगा तो इसमें चला जाएगा, लेकिन ये बीच वाले गैप में नहीं रहता है, ठीक है। तो पूछेगा आपसे सवाल कि कौन सा बैंड है जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है, तो बताना होगा एनर्जी बैंड गैप या फॉरविडेन गैप, ठीक है। इसकी चौड़ाई बैंड गैप पदार्थ की चालकता पर डिपेंड करती है। कह रहा कि इसकी जो चौड़ाई है पदार्थ की चालकता पर डिपेंड करती है। तो जिसका चालकता ज्यादा रहेगा वहां पे फॉरबिडन गैप कम रहेगा या ओवरलैप कर जाएगा। जैसे मेटल में क्या है, चालकता ज्यादा है, कंडक्टिविटी ज्यादा है, तो इसका जो बैंड है एक दूसरे का ओवरलैप किया हुआ है। इसका सेमीकंडक्टर में चालकता कम है, तो इसमें देखिए बैंड के बीच में थोड़ा सा गैप है, और इंसुलेटर में, कुचालक में बिल्कुल इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होता है, तो इसके बीच में जो गैप है वो ज्यादा है। तो मतलब कह सकते हैं इसकी जो चौड़ाई है वो डिपेंड कर रही है कि कौन सा पदार्थ है आपका, मेटल है कि नॉन मेटल है कि सेमीकंडक्टर है, ठीक है। अब कह रहा है कि कंडक्टर की हम बात करें, चालक की बात करें, तो कोई बैंड गैप नहीं होता है। जो एनर्जी गैप होता है वो 0 वोल्ट होता है, इसके बीच में जो गैप होता है वो 0 वोल्ट होता है, कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। अर्धचालक की बात करें, सेमीकंडक्टर की बात करें, तो इसमें जो एनर्जी गैप होता है 0.1 से लेकर 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। कितना होता है यहाँ पे,
0.1 से लेकर 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ठीक है, जैसे सिलिकॉन की बात करें तो सिलिकॉन में यहाँ पे सिलिकॉन के लिए इसका जो एनर्जी गैप है वो है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सिलिकॉन में 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। जर्मनियम में 0.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। और याद रखिएगा कि जो सेमीकंडक्टर होते हैं, एनर्जी जो बैंड गैप है उस गैप में कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप होता है, तो बताना होगा कि सिलिकॉन के लिए 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जर्मेनियम के लिए 0.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर इससे ज्यादा एनर्जी आप दीजिएगा, इससे ज्यादा एनर्जी दीजिएगा तब इलेक्ट्रॉन यहां से निकलकर इसमें चले जाएंगे। इससे कम दीजिएगा तो नहीं कुछ होगा। ठीक है, वहीं कुचालक की बात करें तो कुचालक में बहुत बड़ा गैप होता है, बहुत बड़ा गैप होता है। कितना होता है भाई? तो कह रहा है कि 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होता है। कितना होता है? 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी ज्यादा होता है। हीरा का 5.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो इस तरह से अगर कुचालक में ज्यादा इलेक्ट्रॉन गैप है तो इस वजह से इसका इलेक्ट्रॉन इसमें कभी नहीं जा पाता है। वहीं देखिए आप चालक में, कंडक्टर में जीरो होता है तो 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मतलब होता है इसका गैप के बीच के जो एनर्जी गैप है 0 वोल्ट है, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब थोड़ा सा भी वोल्ट दीजिएगा तो इलेक्ट्रॉन आना जाना शुरू कर देगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो फोरविडेन गैप है या एनर्जी बैंड गैप है उसका ये डिटेल्स है। और ये वाला जो डेटा है याद रखिएगा, पूछा हुआ क्वेश्चन है इस पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कह रहा है कि अन्य अन्य महत्वपूर्ण बैंड्स। अन्य महत्वपूर्ण बैंड्स क्या होता है? एक होता है इम्पिटी बैंड। इम्पिटी बैंड क्या होता है कि जब कंडक्शन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता है उसको हम इम्पिटी बैंड बोलते हैं। ठीक है ना, जब कंडक्शन बैंड में ऊपर वाला जो लेयर है, जिसे इसमें दिखा रहे हैं आपको, कह रहा कि जब कंडक्शन में, ये कंडक्शन बैंड है और ये वैलेंस बॉन्ड है, तो कह रहे कंडक्शन बैंड में जब एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता है उसको हम इम्पिटी बैंड बोलते हैं। इस वाला जो भाग हो इसको इम्पिटी बैंड बोलते हैं। मतलब इसको ही बोलेंगे इम्पिटी बैंड। इसमें कुछ भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। कंडक्शन बैंड में जब एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता उसको इम्पिटी बैंड बोलते हैं। ठीक है, और ओवरलैप बैंड कह रहा है कि चालकों में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ओवरलैप बैंड। ठीक है, और यहाँ पर दिया गया है पदार्थ का नाम है चालक, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर। वैलेंस बैंड दिया हुआ है, कंडक्शन बैंड दिया हुआ है, फोरविडेन। तो कह रहा है कि चालक में वैलेंस बैंड भरा हुआ रहता है, सही बात है। कंडक्शन बैंड आंशिक रूप से भरा रहता है या ओवरलैप करता है। ठीक है, और फोरविडेन गैप में 0 वोल्ट एनर्जी गैप होता है, सही बात है ना। चालक वाला में क्या था? वैलेंस बैंड में पूरा इलेक्ट्रॉन भरा हुआ था और कंडक्शन बैंड में थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉन होता है और दोनों की एनर्जी गैप क्या होता है? 0 वोल्ट होता है, क्योंकि ओवरलैप करता है। अर्धचालक की हम बात करें तो अर्धचालक में जो वैलेंस बॉन्ड है ये भरा हुआ रहता है लेकिन कंडक्शन बैंड खाली होता है। इसी को हम बोलते हैं क्या? इम्पिटी बैंड, जब खाली रहता है तो। और इसके बीच में जो एनर्जी गैप होता है 0.1 वोल्ट से लेकर 2.5 वोल्ट तक होता है। ठीक है, कुचालक में वैलेंस बैंड तो भरा रहता है लेकिन कंडक्शन बैंड हमेशा खाली रहता है। क्या रहता है? हमेशा खाली रहता है। और इसमें जो एनर्जी गैप होता है, फॉरबिडन गैप का जो एनर्जी वोल्ट होता है वो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ठीक है, तो यहां तक आप लोग को याद कर लेना होगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारे अर्धचालक के प्रकार है किस तरह के होते हैं। तो देखिए यहाँ पे अर्धचालक को दो मुख्य प्रकार में बांटा जाता है। अर्धचालक को 2 प्रकार में बांटा जाता है। पहला होता है आंतरिक अर्धचालक जिसको स्ट्रिंग्स सेमीकंडक्टर बोलते हैं, और दूसरा होता है बाह्य अर्धचालक जिसको एक्सट्रिंग्स सेमीकंडक्टर बोलते हैं। ठीक है, ये 2 है। तो आइए एक एक करके पढ़ते हैं। आंतरिक वाला के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए आंतरिक जो हमारा सेमीकंडक्टर होता है जिसको स्ट्रिंग्स सेमीकंडक्टर बोलते हैं, इसमें किसी तरह का कोई डोपिंग नहीं किया जाता है, किसी तरह कोई अशुद्धि नहीं होता है इसके अंदर में। ये प्योर होता है, प्योर सेमीकंडक्टर होता है, इसमें कोई अशुद्धि हम लोग नहीं मिलाते हैं। ठीक है, पी टाइप और एन टाइप जो हम सुन रहे थे ना वो हमारा किस में होता है? एक्सट्रिंग्स में होता है, बाह्य अर्धचालक में होता है। लेकिन इसमें जो आंतरिक अर्धचालक होता है इसके अंदर में किसी तरह का कोई अशुद्धियां नहीं मिलाई जाती है। अब देखिए यहाँ पे केवल और केवल सिलिकॉन दिख रहा होगा आपको। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि शुद्ध रूप वाले अर्धचालक जो बिना किसी अशुद्धि के हैं उसको हम लोग बोलते हैं आंतरिक अर्धचालक। उदाहरण के लिए शुद्ध सिलिकॉन, शुद्ध जर्मेनियम। ठीक है, इसका विशेषता क्या है कि इसमें इलेक्ट्रॉन होल पेयर ही चालकता के लिए जिम्मेवार होते हैं। कह रहा कि इसमें होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन का जो होल और पेयर है, इसमें इलेक्ट्रॉन और होल जो पेयर में है वही हमारे चालकता के लिए, वही हमारे इलेक्ट्रॉन को फ्लो के लिए जिम्मेवार होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं कि तापमान बढ़ाने पर चालकता बढ़ जाती है। जैसे यहाँ पर तापमान बढ़ाएंगे तो इसके बीच में जो कोवेलेंट बॉन्ड टूट जाता है, वहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा और बाहर चल जाता है। ठीक है,
और इसकी प्रतिरोधकता अधिक होती है। उदाहरण के लिए शुद्ध एसआई की, शुद्ध सिलिकॉन की जो प्रतिरोधकता होती है 50 ओम मीटर तक होती है। ठीक है, क्या समझे आप कि जो शुद्ध रूप से सेमीकंडक्टर पाए जाते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं आंतरिक अर्धचालक, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम। लेकिन इसमें खासियत यह है कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है वो होल और पेयर के जो आपस में बॉन्डिंग किया हुआ है उसी आधार पर होता है। जब इसको एनर्जी मिलता है, जो कोवैलेंट बॉन्ड है उसका एनर्जी मिलता है, तो एनर्जी पाकर इसके इलेक्ट्रॉन क्या आते हैं, बॉन्ड को तोड़कर बाहर निकल जाते हैं। और बाहर निकलते हैं तो यहाँ पे होल बच जाता है और इलेक्ट्रॉन घूमने लगते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो शुरू हो जाता है। इसी तरीके से सारे बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाते हैं, मतलब जब जब एनर्जी जिस लेवल से बढ़ेगा उस लेवल से हमारा इलेक्ट्रॉन का फ्लो शुरू हो जाता है। ठीक है, लेकिन इसकी जो प्रतिरोधकता होती है, रेजिस्टिविटी होती है, वो ज्यादा होता है। कितना होता है, सिलिकॉन का दिया है 50 ओम मीटर तक होता है हमारा। ठीक है, यहां तक तो समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा एक्सट्रिंग्स सेमीकंडक्टर, जिसको बाह्य अर्धचालक बोलते हैं। और यही अर्धचालक में हम लोग क्या करते हैं, डोपिंग करते हैं। इससे पीछे वाला डोपिंग नहीं करते, उसका कोई यूज नहीं है, यूजलेस है, कोई सेमीकंडक्टर उसका नहीं बनता है ना। अब यहाँ पे हमारा जो बाह्य अर्धचालक है, अब इसी का डोपिंग करके हम लोग क्या बनाते हैं, सेमीकंडक्टर का निर्माण करते हैं अपने उपयोग के लिए। वो भी सेमीकंडक्टर है, पीछे वाला भी, आंतरिक वाला भी, लेकिन उसका कोई हम अपने लाइफ में यूज नहीं कर पाते हैं। किसका यूज कर पाते हैं, जो डोपिंग वाला होता है। डोपिंग वाला किस में पाया जाता है, बाह्य अर्धचालक में पाया जाता है। और इसी में हम लोग क्या करते हैं, सेमीकंडक्टर का डोपिंग करते हैं। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि जब शुद्ध अर्धचालक में अशुद्धियां, डोपिंग मिलाई जाती है तो यह बाह्य अर्धचालक बन जाता है। क्या बोल रहा है, जब जो शुद्ध रूप वाला अर्धचालक था, जिसको हम लोग आंतरिक अर्धचालक बोलते थे, उसमें जगह अगर हम डोपिंग करते हैं, अशुद्धियों को मिला देते हैं, तो हमारा बाह्य अर्धचालक बन जाता है, बाहरी अर्धचालक बन जाता है हमारा। ठीक है, जिसको हम लोग स्ट्रिंग्स सेमीकंडक्टर बोलते हैं। ठीक है, कह रहा है कि सेमीकंडक्टर डोपिंग एक प्रक्रिया है जिसमें शुद्ध अर्धचालक स्ट्रिंग सेमीकंडक्टर में जानबूझकर अशुद्धियां मिलाई जाती है ताकि उसकी विद्युत चालकता को बढ़ाया जा सके। अब इसमें हम ऐसा क्यों करते हैं, कह रहा है कि जो डोपिंग एक प्रक्रिया, जो सेमीकंडक्टर में डोपिंग करते हैं, वो प्रक्रिया ऐसा कि हम जानबूझकर उसमें अशुद्धियों को मिलाते हैं। क्यों मिलाते हैं, क्योंकि उसकी चालकता बढ़ जाए, उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाए, बिना हमको मारे पीटे उसमें से इलेक्ट्रॉन का फ्लो शुरू हो जाए, इसलिए हम उसके अंदर में अशुद्धियां मिलाते हैं। और डोपिंग द्वारा ट्रांजिस्टर, डायोड और इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाए जाते हैं। और इसी डोपिंग के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, ट्रांजिस्टर का निर्माण करते हैं, डायोड का निर्माण करते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट का निर्माण करते हैं। जब डोपिंग नहीं करेंगे तो ये सब नहीं बना सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो हमारा ट्रांजिस्टर, डायोड और इंटीग्रेटेड सर्किट मिलता है, उसका कारण है जो बाह्य अर्धचालक है, स्ट्रिंग सेमीकंडक्टर है, इसके अंदर में डोपिंग करके हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, चलिए ये समझ गए, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब डोपिंग के प्रकार हम पढ़ेंगे, है ना। अब डोपिंग के हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रकार को पढ़ेंगे। अब कह रहा है कि यहाँ पे कि एन टाइप का अर्धचालक, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, ठीक है ना, एन टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। डोपिंग के प्रकार में जो पहला प्रकार होता है हमारा एन टाइप होता है, जिसको एन टाइप अर्धचालक बोलेंगे। इससे पहले मैं इसी के बारे में बता रहा था कि डिटेल्स में हम लोग पढ़ेंगे। वहां पर थोड़ा सा कहानी था कि भाई सेमीकंडक्टर कितने तरह का होता है, तो एन टाइप और पी टाइप बोल दिए थे। लेकिन एन टाइप, पी टाइप के पहले भी ये दो भाई थे। कौन कौन, आंतरिक सेमीकंडक्टर और बाह्य सेमीकंडक्टर। आंतरिक वाला का कोई बाल बच्चा नहीं था क्योंकि उसका कोई यूज नहीं है। दूसरा जो बाह्य अर्धचालक था, जिसको स्ट्रिंग सेमीकंडक्टर बोलते हैं, इसके दो बेटे हुए। कौन कौन, एन टाइप और पी टाइप। उसी में से एक बेटा है हमारा एन टाइप, जिसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, उसका वंश खत्म, यहां से कहानी बढ़ रहा है। ठीक है, इसके दो बेटे हुए। कौन कौन, एन टाइप अर्धचालक। अब एन टाइप जो अर्धचालक होता है, इसके अंदर में हम लोग 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाले तत्व को हम लोग डोपेट करते हैं। इसमें जो डोपेंट होते हैं, जो डोपिंग करने के जो मटेरियल होता है, उसको डोपेंट बोलते हैं। डोपेंट जो होते हैं वो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाले डोपेंट होते हैं। मतलब वैसा पदार्थ जिसके बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, उसी को हम लोग इसमें डोपिंग करते हैं, अशुद्धियों के रूप में मिलाते हैं। किसमें, अर्धचालक में। जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम में हम लोग एन टाइप को जब बनाएंगे, सिलिकॉन को या जर्मेनियम को जब हम एन टाइप मटेरियल बनाएंगे, उसके लिए हम 5, जिसके बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन हो, उसको हम इसमें मिलाते हैं। तो 5 बाहरी कक्षा वाला तत्व तो कौन कौन से है, तो हमारे पास आता है नाइट्रोजन। इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 होते हैं। पोटेशियम, फास्फोरस, इसके भी बाहरी कक्षा में कितने होते हैं, 5 होते हैं।
आर्सेनिक इसके भी बाहरी कक्षा में 5 होते हैं, एंटोमनी इसके भी बाहरी कक्षा में 5 होते हैं, और लास्ट है बिस्मिथ, इसके भी बाहरी कक्षा में 5 होते हैं। और यहाँ पे एटॉमिक नंबर दिया गया है, पीरियोडिक टेबल के एटॉमिक नंबर से आप देख सकते हैं पीरियोडिक टेबल में कि कौन सा मटेरियल हमारा तत्व कहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, ये जो पांचों होते हैं ना, 2 2 4 5, जिसके बाहरी कक्षा में 5 हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और इसीलिए इनको हम लोग पेंटावेलेंट मटेरियल बोलते हैं। क्यों पेंटावेलेंट बोलते हैं? क्योंकि इसके बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस वजह से इन पांचों को हम लोग पेंटावेलेंट मटेरियल बोलते हैं। ठीक है, और यही होते हैं जो हमारा इन टाइप अर्धचालक बनाने में काम आते हैं। तो इसमें से किसी का उपयोग आप कर सकते हैं, सिलिकॉन के साथ किसी को भी यहाँ पे मिला सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि काम कैसे होता है, कैसे हम करते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे हम एग्जाम्पल के लिए अभी फिलहाल हम फास्फोरस को मिलाते हैं, किसी को भी मिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम मान लीजिए फास्फोरस को ही यहाँ मिलाने का काम करेंगे। ठीक है, अब फास्फोरस को हम मिलाएंगे किसके में? सिलिकॉन में। तो सिलिकॉन में जब मिलाएंगे तो सिलिकॉन का संख्या ज्यादा रहेगा ना, तो चारों तरफ से सिलिकॉन इसको फास्फोरस को घेर लेगा ना। तो फास्फोरस को हम इस तरह से दिखाते हैं बीच में। ठीक है, ये फास्फोरस है, इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे मालूम है आपको, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, और जो सिलिकॉन चारों तरफ है, इस सिलिकॉन के चारों तरफ इसके जो बाहरी कक्षा होता है सिलिकॉन का, कितने होता है? 4 फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो सिलिकॉन के जो 4 फ्री इलेक्ट्रॉन है वो फास्फोरस के 4 इलेक्ट्रॉन के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बना लेंगे, लेकिन एक तो बच जाएगा। जैसे मान लीजिए सिलिकॉन का ये है, इधर ही फास्फोरस होगा ना, मिला है, ये इसके साथ ऐसे मैच कर जाएगा, ये इसके साथ कर जाएगा, ये इसके साथ कर जाएगा, लेकिन ये वाला इसके साथ करेगा। तो हम एक दिखा रहे हैं, एक एलिमेंट को दिखा रहे हैं। ठीक है, ये इसके साथ कर गया, ये इसके साथ कर गया, और ये इसके साथ कर गया। इधर भी ये कर रहा होगा, इधर भी ये कर रहा होगा, इधर भी ये कर रहा होगा। ठीक है ना, इसका भी इधर कर रहा होगा, इसका इधर कर रहा है, इसका इधर कर रहा होगा। दिख नहीं रहा है, बस हम एक को आपको दिखाए हैं दिखाने के लिए। ठीक है, तो हम इस वाले पर ध्यान लगाते हैं, इधर वाला को छोड़ देते हैं। तो इस वाले में ध्यान पे देखिएगा, तो ये 4 जो है ना, ये 4 मिलकर अपना औटक पूरा कर लिया। मतलब जो इसका बाहरी सेल होता है, अगर औटक पूरा हो जाता है तो क्या होता है कि वो निष्क्रिय पदार्थ होता है, वो फिर आपका इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन उसमें नहीं पाए जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन से कोई आपका करंट फ्लो नहीं करेगा, करंट के फ्लो में कोई हिस्सा नहीं लगाइए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन हमारा यहाँ बच गया। अब यही इलेक्ट्रॉन जो बचा हुआ है, यही क्या करेगा कि हमें इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराने में, मतलब जैसे ही इसको एनर्जी मिलेगा ये फ्लो करना शुरू कर देगा, क्योंकि फ्री बैठा हुआ है, बिना काम का है। जैसे इसको पैसे मिलेंगे ये घूमना शुरू कर देगा, बाजार चला जाएगा, जलेबी खाने घूमने चला जाएगा, क्योंकि इसको पैसे मिल गए। लेकिन इन लोग क्या है कि ये बंधे हुए परिवार में ये नहीं जा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम जब एक हम फास्फोरस को मिलाए तो ये हाल है। अगर हम नंबर ऑफ फास्फोरस का एलिमेंट ज्यादा मिला, मान लो 50 को मिला दिए, तो एक से एक इलेक्ट्रॉन मिला, 50 को से 50 इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा फ्री इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। इस वजह से ये जो सेमीकंडक्टर बनेगा एन टाइप का बन जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो भी मटेरियल हम मिला रहे हैं उसके बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है, 4 तो सेट हो गए, एक फ्री हो जाता है, और वही फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करता है? हमारा करंट को फ्लो कराने में मदद करता है। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का संख्या ज्यादा हो जाता है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है, इस वजह से ये निगेटिव हो जाता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन अपने आप में क्या है? निगेटिव है, निगेटिव चार्ज होता है। और निगेटिव चार्ज होने की वजह से इसका जो नाम रखा गया है निगेटिव टाइप अर्धचालक। ठीक है, ये समझ गए आप लोग? तो हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़िएगा तो देखिए इसका कार्य प्रणाली लिखा हुआ है, किस तरह से काम करता है। तो सेम वही बात है, शुद्ध सिलिकॉन में, जर्मेनियम में, सिलिकॉन या जर्मेनियम दोनों में से किसी एक को ले सकते हैं, दोनों क्या अर्धचालक है। 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाला परमाणु मिलाया जाता है, तो 4 इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन के साथ बंध जाते हैं, चारों क्या किया? दोस्ती कर लिया। एक जो इलेक्ट्रॉन बच जाता है उसको मुक्त इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, वो रह जाता है। इसमें ऋणात्मक आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है? ऋणात्मक आवेश होता है। इससे ऋणात्मक आवेश वाले वाहक बढ़ जाते हैं, कारण ये ऋणात्मक होता है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है, तो ऋणात्मक जो हमारा आवेश है वो बढ़ जाएगा, और बढ़ने की वजह से इसको एन टाइप अर्धचालक हम लोग बोलते हैं। ठीक है, ये समझ गए होंगे। तब आगे आगे आते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा दूसरा जो टाइप है वो हमारा पी टाइप है, पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप वाला में क्या होता है कि इसमें होल का अधिकता ज्यादा होता है। किसका? होल का अधिकता ज्यादा रहता है, और होल पे क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं पी टाइप अर्धचालक। ठीक है, ये
होल का अधिकता कैसे ज्यादा होता है? इसलिए होता है क्योंकि सिलिकॉन के जो बाहरी कक्षा होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इसमें जो हम अशुद्धियां मिलाते हैं, अशुद्धियों के रूप में हम 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाले तत्व को मिलाते हैं। जिसके बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन हो, वैसे वाले तत्व को हम इसमें मिलाते हैं। किसमें? सिलिकॉन में। तो 3 वैलेंस वाले इलेक्ट्रॉन कौन कौन से होते हैं? तो बोरान हो गया, अल्युमिनियम हो गया, गैलियम हो गया, इंडियम हो गया और थैलियम हो गया। ये जो 5 आपको दिख रहे हैं, इसके सबके बाहरी कक्षा में 3 फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इसी को हम क्या मिलाते हैं? सिलिकॉन के साथ मिलाते हैं। ठीक है, तो हमारा इसमें होल का संख्या ज्यादा हो जाता है। इसी वजह से इसको हम पी टाइप मतलब पॉजिटिव टाइप अर्धचालक बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पे एक छोटा सा एग्जांपल लिया गया अल्युमिनियम का। ठीक है, तो एक हम तत्व को पकड़े हुए एलिमेंट को, ये ठीक है ना, एल्युमिनियम का है। अल्युमिनियम को हम एक यहाँ पे एटम को दिखा रहे हैं। तो एक एटम अल्युमिनियम का एक एटम है, तो इसके साथ इसके बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन फ्री पाए जाते हैं, है ना, 3 को तो फ्री पाए जाते हैं। और सिलिकॉन में 4 पाए जाते हैं। तो ये इससे इधर वाला ऐसा कर लेगा, ये इधर वाला ऐसा कर लेगा, ये इधर वाला ऐसा कर लेगा, लेकिन ये वाला इसके साथ कर लिया, ये वाला इसके साथ कर लिया, ये वाला इसके साथ कर लिया, और इसका जो ये है इसके साथ करेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है? जगह खाली है, होल है। क्या यहाँ पे है? होल है। यहाँ पे जगह खाली है, हमारा होल है। तो ये इसके साथ तो कर नहीं पाएगा, इसका तो बॉन्डिंग नहीं करेगा, नहीं करेगा, तो यहाँ पर होल हमारा बचा रहेगा। तो मान लीजिए हम एनर्जी देंगे तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, निकलेगा तो इसमें आके सेटल हो जाएगा। जब इसमें सेटल होगा तो यहाँ भी तो खाली हो जाएगा। इस तरह से अगर यहां वाला निकलेगा और इसमें आएगा तो ये खाली हो जाएगा। तो कह सकते हैं कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन टूटेगा होल का संख्या बढ़ता रहेगा। यहां से निकला तो यहाँ होल बच गया, यहां से निकला तो यहाँ होल बच जाएगा। तो इसमें होल हमेशा बरकरार रहेगा। ये तो एक एटम मिला है, नंबर ऑफ एटम मिला दें, मान लीजिए 60 मिला दिए, 60 मिला दिए, तो इस पूरे सेमीकंडक्टर के अंदर में 60 होल हमारा ज्यादा रहेगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं दिख रहा है, इसमें इलेक्ट्रॉन फ्री दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो सेट है, सब अपना अपना बॉन्डिंग करके बैठा हुआ है। कौन फ्री है? होल फ्री है। और एनर्जी देंगे तो होल ही क्रिएट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन नहीं बढ़ रहा है, होल ही हो रहा है। तो अगर हमने अल्युमिनियम का 60 एटम मिला दिया तो हमारे पास 60 होल हो गए। तो यहाँ पे होल का संख्या ज्यादा हो गया, मतलब पॉजिटिव आयन का संख्या ज्यादा हो गया। और पॉजिटिव आयन होने की वजह से कह सकते हैं कि ये जो सेमीकंडक्टर बनेगा वो पी टाइप बनेगा, और इसी को हम पी टाइप अर्धचालक बोलेंगे। ठीक है, ओके। अब काम कैसे करता है? ये काम आपको मैं पहले बता चुका हूं, आप पढ़ लीजिएगा। कार्य प्रणाली कैसा है? तो भाई जब 3 बैलेंस सेल वाले, अब इसको देखिए, एक नाम भूल गए मैं, इसको हम लोग बोलते हैं ट्राई वैलेंट एलिमेंट्स। इसको पेंटावैलेंट बोलते थे। इससे पीछे वाला को जो एन टाइप मटेरियल होता है ना, जिसको मिलाते हैं सिलिकॉन के अंदर में, उसको पेंटावैलेंट बोलते हैं। और इसको ट्राईवैलेंट बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसके बाहरी कक्षा में 3 है, इसलिए ट्राईवैलेंट। उसके बाहरी कक्षा में 5 था, इसीलिए उसको पेंटावैलेंट। ठीक है, याद रखिएगा नाम, आगे काम आएगा। कह रहा है कि जब हम 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु सिलिकॉन में मिलाते हैं तो एक होल बनता है, क्योंकि एक बंधन पूरा नहीं हो पाता है, एक बच जाता है, इसीलिए होल का संख्या बढ़ जाता है। यह होल धनात्मक आवेश की तरह काम करता है, इसलिए इसे पी टाइप हम लोग अर्धचालक बोलते हैं। ठीक है, शॉर्ट में लिखा हुआ है, आप समझ गए होंगे। अब आता है पीएन जंक्शन। अब देखिए बाबू, अब समझ गए आप कि पी टाइप मटेरियल, एन टाइप मटेरियल क्या होता है, कैसे होता है। यहां वहां से यहां तक पढ़ते हुए हम आए हैं। तो अब जो अंतिम पड़ाव है हमारा, यहां के बाद डायोड पढ़ना शुरू कर देंगे। ये समझ गए तो डायोड समझ गए। ठीक है, अब यहां से कहानी शुरू होती है हमारा। ठीक है, देखिए सेमीकंडक्टर जो होता है ना, वो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। ओम्स लॉ क्या होता है? आप लोग सब लोग जानते होंगे, V इक्वल टू आई आर, यही होता है ना, V इक्वल टू आई आर। और ओम्स लॉ का जो ग्राफ होता है इस तरह से होता है। ये मान लीजिए कि करंट है, ये वोल्टेज है, तो जितना करंट बढ़ाएंगे उतना वोल्टेज बढ़ता है। ठीक है ना, जितना करंट बढ़ाएंगे उतना वोल्टेज बढ़ता है। लेकिन जो सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है उसका जो ग्राफ देखेंगे तो कुछ इस तरह से ऐसे बढ़ता है, उसमें दोनों एक साथ नहीं बढ़ता है। ठीक है, तो डायोड जो बनता है ना, वो सेमीकंडक्टर का होता है जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है ना, नॉन ओमनिक होता है। ओमनिक मटेरियल नहीं होता है, नॉन ओमनिक होता है। ठीक है, तो आइए हम लोग पढ़ेंगे पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन क्या होता है? तो पीएन जंक्शन मोटा मोटा ये समझ लीजिए कि पी टाइप मटेरियल को और एन टाइप मटेरियल को दोनों को जोड़ते हैं ना, उसको बोलते हैं पी एन जंक्शन। क्योंकि पी टाइप का मटेरियल का ये सीमा रेखा ये हुआ, एन टाइप वाला का ये हुआ, दोनों को जोड़ दिए तो यहाँ पे जो बनता है, ये जो लेयर बनता है उसको बोलते हैं पी एन जंक्शन। क्या बोलते हैं? पी एन जंक्शन।
दोनों का भाग जुड़कर पी एन जंक्शन बन जाता है। लेकिन बनने से पहले बहुत बड़ा कारनामा होता है, उसको समझिए, ठीक है। आइए एक एक करके समझाते हैं आपको, एकदम ध्यान से समझिएगा तो समझ में आ जाएगा। हमने सबसे पहले क्या किया, एक पी टाइप मटेरियल को उठाया, ये पी टाइप मटेरियल इसको उठाया, और एक एन टाइप मटेरियल को उठाया, ठीक है। दोनों को एक जगह रखा, सटा दिया। सटाने से क्या होगा कि इसके अंदर में मेजोरिटी करियर्स कौन सा है, इलेक्ट्रॉन का संख्या ज्यादा है इसमें। इसमें किसका संख्या ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन का संख्या ज्यादा है। इसमें किसका संख्या ज्यादा है, तो होल का संख्या इसमें ज्यादा है, ठीक है। तो इसके इलेक्ट्रॉन और इसके होल आपस में क्या होगा, जुड़ना शुरू होगा। जब सटाइएगा, होल और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे में बॉन्डिंग करेंगे, तो बॉन्डिंग करेंगे तो इधर का इलेक्ट्रॉन घूम के इधर चला जाएगा, चला जाएगा ना। यहां से इलेक्ट्रॉन उठेगा, इधर चला जाएगा, यहां से उठेगा, इधर चला जाएगा, यहां से उठेगा, इधर चला जाएगा। और जब जाएगा तो इलेक्ट्रॉन जहां से जाता है वहां पे पॉजिटिव चार्ज कर देता है। क्या करता है, पॉजिटिव चार्ज कर देता है। और जहां पे जाता है वहां निगेटिव कर देता है। तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकला है, तो क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा, क्योंकि निगेटिव है ना। निगेटिव बाहर निकला तो ये पॉजिटिव हो गया, और जहां जाएगा वहां निगेटिव कर देगा, ठीक है। यहाँ क्या है, ये हमारा निगेटिव था, इलेक्ट्रॉन यहां से निकला तो यहां जाकर निगेटिव कर दिया। तो इस तरफ क्या होगा, पॉजिटिव आयन हो जाएंगे। कितना हो जाएगा, इधर पॉजिटिव बन जाएगा और इधर निगेटिव हो जाएगा। मतलब यहाँ पे हमारा जो आयन बनेगा वो डिफ्यूज होगा। यहाँ पे क्या होगा, डिफ्यूजन होगा ना। इलेक्ट्रॉन और होल का डिफ्यूजन होने की वजह से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज का संख्या ज्यादा हो जाएगा और यहाँ पर निगेटिव चार्ज का संख्या ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। इस वजह से इस वाला जो रीजन होता है ना, ये वाला जो रीजन होता है, तो यहाँ पे एक हमारा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, पोटेंशियल बैरियर क्रिएट होता है। क्या होता है, पोटेंशियल बैरियर क्रिएट होता है। इधर वाला को हम निगेटिव बोलेंगे, निगेटिव चार्ज है, और इधर वाला को हम बोलेंगे पॉजिटिव चार्ज है। तो निगेटिव और पॉजिटिव का यहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस हो जाता है, ठीक है। इसके बाद आगे कहानी समझिए। तो यहाँ पे जब हमारा इधर का इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा था और इधर का होल इधर आ रहा था, दोनों आपस में डिफ्यूज हो रहा था। तो जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर हो रहा था, किसके तरफ, होल के तरफ, तो करंट का फ्लो इधर हो रहा होगा, क्योंकि आपको मालूम है ना कि इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में करंट का फ्लो होता है। इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर था, पॉजिटिव की तरफ, होल की तरफ, तो करंट का फ्लो होल से इलेक्ट्रॉन की तरफ होगा। और इस वाले प्रक्रिया को डिफ्यूजन बोलते हैं। एक इलेक्ट्रॉन होल्स में डिफ्यूज कर रहे थे तो डिफ्यूजन करंट पैदा होगा, ठीक है। तो इस समय एक करंट फ्लो करेगा जिसका नाम है डिफ्यूजन करंट। उसका डायरेक्शन रहेगा पी टाइप से एन टाइप की ओर। कैसा रहेगा, पी टाइप से एन टाइप की ओर रहेगा, ठीक है। आगे क्या होगा यहाँ पे कि देखिए, यहाँ पे जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस जो पैदा हुआ है, पॉजिटिव और निगेटिव, इधर पॉजिटिव साइड हुआ, इधर नेगेटिव साइड हुआ, ये समझ चुके हैं आप। तो ये जो पॉजिटिव निगेटिव जो हमारा पोटेंशियल बैरियर पैदा हुआ है, इसका नाम हम लोग बोलते हैं बैरियर पोटेंशियल या पोटेंशियल बैरियर भी बोलते हैं। दोनों को आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है। और इस वाले रीजन को हम लोग बोलते हैं डिप्लेशन रीजन। अब डिप्लेशन रीजन जब क्रिएट हो जाता है, इसके वजह से अब इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज होना बंद हो जाता है। इलेक्ट्रॉन का और होल्स का आपस में डिफ्यूजन बंद हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे इतना पोटेंशियल हो जाता है कि इनको रोक देता है, इनकी एनर्जी को कम करता है, अपने इसका एनर्जी ज्यादा हो गया है, ठीक है। अब होता क्या है कि जो स्टार्टिंग में जो इलेक्ट्रॉन होल के साथ डिफ्यूज हो रहे थे, उसकी वजह से यहाँ पर करंट फ्लो कर रहा था जिसका नाम है डिफ्यूजन करंट। क्या नाम है उसका, डिफ्यूजन करंट, और हिंदी में प्रसरण धारा बोलते हैं। ये क्यों हो रहा था, इलेक्ट्रॉन को होल के साथ डिफ्यूज होने की वजह से ऐसा हो रहा था। और इसका डायरेक्शन किधर था, डायरेक्शन पी साइड से एन साइड की तरफ था, पी साइड से पॉजिटिव साइड से निगेटिव साइड की तरफ था। क्यों था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का फ्लो एन साइड से पी साइड की तरफ हो रहा था, इसीलिए करंट का फ्लो हमारा पी साइड से एन साइड की तरफ होगा, क्योंकि जिधर इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है उसके विपरीत दिशा में करंट का फ्लो होता है, ठीक है। एक और घटना घटती है जिसको बोलते हैं ड्रिफ्ट करंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट करंट बोलते हैं। ये घटना कब होती है भाई, जब ये डिप्लेशन जोन बन जाता है, जब हमारे पास निगेटिव आयन और पॉजिटिव आयन का लेयर बन जाता है। उसके बाद क्या घटना होती है कि इधर से जो माइनॉरिटी चार्ज है, इधर वाला जो इलेक्ट्रॉन है जो कम मात्रा में है, और इधर होल कम मात्रा में है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कोशिश करेगा, ये हमारा जो पॉजिटिव चार्ज है इसके पास आने के लिए, ये खींचेगा इसको, किसको, इलेक्ट्रॉन को खींचने का काम करेगा इधर। समझ रहे हैं, क्योंकि इस पे निगेटिव है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा।
और यहाँ पे ये कम मात्रा में है, तो इलेक्ट्रॉन कोशिश तो करेंगे इधर आने के लिए और आते भी हैं, ठीक है। तो इधर इधर इलेक्ट्रॉन आने का कोशिश करेंगे, तो जब इलेक्ट्रॉन इधर से खींचकर इधर आएंगे तो उस समय आप बताइए जरा करंट किधर फ्लो करेगा। इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन इधर है आने का, तो करंट का डायरेक्शन हमारा इधर हो जाएगा। और क्यों इधर करंट हो रहा है, क्योंकि जो कम संख्या में जो इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, कम संख्या में जो चार्ज बचे हुए हैं इलेक्ट्रॉन, वो फ्लो करेंगे इधर पॉजिटिव आयन की तरफ। इस वजह से करंट फ्लो करेगा इसके विपरीत दिशा में, इलेक्ट्रॉन के फ्लो के विपरीत दिशा में, और इस वाले करंट को बोलते हैं ड्रिफ्ट करंट, ठीक है। और यहां से इधर जो निगेटिव आयन है, क्या है, निगेटिव आयन है। निगेटिव आयन क्या करेगा, इधर के होल, जो कम संख्या में होल बचे हुए हैं जिसको माइनॉरिटी चार्ज बोलेंगे, तो माइनॉरिटी चार्ज को खींचने का काम करेगा। तो इधर से होल्स भी इधर जाने का प्रयास करेंगे, जाएंगे भी, लेकिन इसके वजह से कोई करंट फ्लो नहीं होगा, क्योंकि होल की वजह से कोई करंट फ्लो नहीं होता है। करंट कब से फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो इधर वाला जो माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स है जो इधर जाएंगे पॉजिटिव आयन की तरफ, तो एक करंट फ्लो करेगा इसके विपरीत डायरेक्शन में, जिसको ड्रिफ्ट करंट बोलेंगे, ठीक है। तो ये होता है ड्रिफ्ट करंट, करेक्ट, ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। और किधर पर फ्लो करता है, एन साइड से पी साइड की तरफ, मतलब ये वाला जो करंट का फ्लो होगा एन साइड से पी साइड की तरफ होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछता है, क्या पूछता है क्वेश्चन, कि ड्रिफ्ट करंट का डायरेक्शन किधर होता है, तो बताना होगा कि एन साइड से पी साइड की तरफ होता है। और डिफ्यूजन करंट का डायरेक्शन किधर होता है, तो पी साइड से एन साइड की तरफ होता है। समझ में आ जाएगा आपको। अब एक बात और समझ लीजिए, नोट करके लिखा होगा कि जब डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट का मान बराबर हो जाता है तब डिप्लेशन लेयर बनता है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। डिप्लेशन लेयर बनने का मतलब अब इलेक्ट्रॉन का फ्लो कुछ नहीं हो रहा है, सब बंद हो चुका है, कुछ नहीं हो रहा है, शांति शांति आ गई है ना। पाकिस्तान और भारत में लड़ाई बड़ी खत्म हो गया है। क्यों खत्म हो गया, क्योंकि एक बाउंड्री डिसाइड हो गया कि इस बाउंड्री के इस तरफ आप रहिए, इस तरफ हम रहेंगे, और इस बीच में कुछ लफड़ा नहीं करना है। लेकिन ये कब होता है, यहां की हम बात कर रहे हैं, कब होता है, जब दोनों करंट का वैल्यू बराबर हो जाता है। एक इधर से करंट आ रहा है जो डिफ्यूजन करंट है, और इधर से करंट जो ड्रिफ्ट करंट है, दोनों का वैल्यू धीरे धीरे बराबर हो जाता है। उस कंडीशन में पानी का आना जाना बंद हो जाता है। आप देखे होंगे ना, एक पानी बाल्टी में पानी से निकलकर दूसरे बाल्टी में पानी जा रहा है, कब तक जाएगा, जब दोनों का लेवल समान हो जाएगा तो पानी जाना बंद हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन पानी के समान तो होता है, इधर हायर से लोअर की तरफ जाता है, कब तक जाएगा, एक समय तक जाएगा जब दोनों में लेवल समान हो जाएगा तब बंद हो जाएगा। वही होता है कि इधर डिफ्यूजन करंट जा रहा है, इधर ड्रिफ्ट करंट जा रहा है, लेकिन एक समय आएगा जब दोनों का क्या होगा, वैल्यू बराबर हो जाएगा, दोनों का मान बराबर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट करंट का आना जाना बंद हो जाएगा। उस समय हमारा एक डिप्लेशन लेयर बन जाता है। डिप्लेशन लेयर बन जाता है जो इलेक्ट्रॉन को फ्लो को पूरी तरह से बंद कर देता है। क्या करता है, पूरी तरह से बंद कर देता है, ठीक है। तो यहां तक आप समझ गए होंगे, मुझे लगता है कि यहां तक कोई परेशानी वाला विषय नहीं होता है, ठीक है। अब यहीं पे एक कंसेप्ट और निकलकर सामने आती है, यहीं पे एक कंसेप्ट और निकलकर सामने आती है। क्या आता है, इसी जो पीएन जंक्शन है इसी को हम डायोड में परिवर्तन करते हैं, डायोड बनाते हैं। अब यहाँ पे एक कंसेप्ट और है। कंसेप्ट क्या है कि जो पीएन जंक्शन है इसी आधार पर डायोड का निर्माण किया गया, ठीक है। तो डायोड आप देखे होंगे, आगे हम लोग पढ़ेंगे डायोड के बारे में पूरा डिटेल्स में। तो कुछ इस तरह से दिखता है हमारा डायोड। देखिए यहाँ पे बना हुआ है डायोड, ठीक है, ये डायोड बना हुआ है। इधर वाला साइड पॉजिटिव होता है और इधर वाला साइड निगेटिव होता है, ठीक है। तो इधर जो साइड है ये पॉजिटिव वाला रीजन और ये निगेटिव वाला रीजन है। तो करंट का फ्लो डायोड में एक ही डायरेक्शन में होता है। करंट का फ्लो किसमें, डायोड में एक ही डायरेक्शन में होता है, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ फ्लो होगा, लेकिन निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ नहीं होता है। तो डायोड क्या होता है, यूनि डायरेक्शनल होता है, एक ही डायरेक्शन में करंट का फ्लो कराता है। क्यों कराता है, कैसे कराता है, इसे हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन बस यही मान लीजिए, ठीक है। इसके बाद दो इंपॉर्टेंट चीजों को और समझेंगे। क्या है भाई वो चीज, पहला है विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर, है ना। विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर बोल रहा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डोपिंग। कह रहा है कि जितना डोपिंग ज्यादा करिएगा, जितना अशुद्धियां ज्यादा मिलाइएगा, उतना ही हमारा डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई कम होगी। समझे, ये बोल रहा है कि विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर इनवर्सली प्रोपोर्शनल डोपिंग। डोपिंग का संख्या जितना करेंगे, जितना हम भारी मात्रा में अशुद्धियों को मिलाएंगे, उतना ही डिप्लेशन लेयर छोटा होगा। मतलब क्या होगा, अशुद्धियां मिलाइएगा तो होल का संख्या बढ़ेगा, यहाँ इधर पी टाइप में होल का संख्या बढ़ेगा और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन का संख्या बढ़ेगा। इस वजह से क्या होगा
कि डिप्लेशन लेयर हमारा छोटा रहेगा। क्यों? कि इधर से भारी संख्या में होल का प्रेशर है, इधर से भारी संख्या में इलेक्ट्रॉन का प्रेशर है। इस वजह से जो डिप्लेशन जोन बनेगा वो हमारा छोटा बनेगा, पतला बनेगा। क्यों बनेगा पतला? क्योंकि यहाँ पे होल का संख्या ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन का संख्या इधर ज्यादा है, तो तुरंत ही आपस में डिफ्यूज हो जाएगा, तो पतला ही होगा। लेकिन कम रहेगा, मान लीजिए कम हम डोपिंग किए हैं तो होल का कहीं यहाँ होल है, यहाँ होल है, कम होल है, तो ये जो आपस में डिफ्यूजन होगा तो उसका एरिया बड़ा हो जाएगा डिफ्यूजन का। जैसे एग्जाम्पल के लिए समझिए कि आम के बगीचे में गए हैं आप, और एक ही पेड़ पे आम बहुत ज्यादा मिल गया आपको, आम खाने के लिए गए थे, एक ही पेड़ पे बहुत ज्यादा आम मिल गया, तो आराम से पेड़ पर चढ़ेंगे और आम तोड़कर घर आ जाएंगे। लेकिन आम के बगीचे में गए, इस पेड़ पे एक आम है, उस पेड़ पे दो आम है, पूरे बगीचे में आपको घूमना पड़ेगा। मान लीजिए बहुत ज्यादा आम चाहिए तो पूरे बगीचे में घूम घूम के आम आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि जितना आम चाहिए उतना मिला नहीं आपको। उसी तरह से अगर हमने डोपिंग कम किया है तो हमारे पास जो पी टाइप में होल्स कम हो गए और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन कम हो गए, और दोनों को डिफ्यूजन होने के लिए काफी बड़ा एरिया इलेक्ट्रॉन और होल्स को घूमना पड़ेगा, और बड़े एरिया में डिप्लेशन जोन बन जाएगा। वही आम वाला कंसेप्ट है। अगर हमने डोपिंग ज्यादा संख्या में किया है तो होल्स का संख्या ज्यादा रहेगा, इलेक्ट्रॉन का संख्या ज्यादा रहेगा, तो इलेक्ट्रॉन और होल्स को बहुत ज्यादा मूव नहीं करना पड़ेगा, तुरंत आपस में डिफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए डिप्लेशन लेयर छोटा हो जाता है। ठीक है, तो पहला तो थ्योरम ये है कि डिप्लेशन लेयर जो होता है किस पे डिपेंड करता है? हमारा डोपिंग पे डिपेंड करता है। जितना ज्यादा डोपिंग उतना डिप्लेशन लेयर कम, जितना कम डोपिंग उतना डिप्लेशन लेयर ज्यादा रहेगा हमारा, चौड़ाई जिसकी बात कर रहे हैं। और ये एग्जाम में पूछता है, ध्यान रखिएगा। वही पोटेंशियल बैरियर की बात करें तो पोटेंशियल बैरियर डोपिंग पे क्या करता है? प्रोपोर्शनल होता है। जितना डोपिंग बढ़ेगा पोटेंशियल बैरियर भी उतना बढ़ेगा। ठीक है ना? जितना हमारा डोपिंग बढ़ेगा पोटेंशियल बैरियर भी उतना बढ़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जितना संख्या में इलेक्ट्रॉन यहां रहेंगे और ज्यादा संख्या में होल रहेंगे तो आपस में डिफ्यूज होंगे, वहां यहां पे और मजबूत लेयर बना देंगे, और एक मजबूत लेयर बनाएंगे। मान लीजिए जैसे एग्जाम्पल के लिए हम बात करें, भारत पाकिस्तान की सीमा है, ठीक है, वहां पे एक सैनिक खड़ा है। एक सैनिक खड़ा होने से जो हमारा सीमा है वो सुरक्षित नहीं है। सुरक्षित है क्या? नहीं सुरक्षित है। अगर ज्यादा संख्या में, मान लीजिए 100 संख्या में सैनिक बल तैनात है तो हमारा सीमा सुरक्षित है। 10,000 की संख्या में है और सुरक्षित है। उसी तरह से ये जो बैरियर पोटेंशियल है, जो बैरियर पोटेंशियल है हमारा, यहाँ पे क्या हुआ कि डोपिंग बढ़ाने की वजह से, डोपिंग ज्यादा मात्रा में, तो ज्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉन और होल्स डिफ्यूज हुए हैं, आपस में बॉन्डिंग करके बैठे हुए हैं, तो हमारा ये क्या होगा? मजबूत होगा। तो जितना ज्यादा डोपिंग करेगा उतना पोटेंशियल बैरियर ज्यादा हो जाता है। ठीक है, लेकिन विड्थ हमारा कम होता है। ये डिप्लेशन जो लेयर है उसका विड्थ कम रहेगा, लेकिन हमारा मजबूती ज्यादा रहेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा कि डिप्लेशन लेयर का जो विड्थ होता है, चौड़ाई होता है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डोपिंग होता है। बढ़ाने पे घट जाता है, लेकिन बैरियर पोटेंशियल की बात करें, डोपिंग बढ़ाने पे बैरियर पोटेंशियल हमारा बढ़ जाता है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। एक छोटा सा टेबल बनाकर रख दिया है हमने। पी टाइप है तो पी टाइप में अधिक मात्रा में होल्स होता है। ठीक है, और इसका जो प्रमुख आवेश वाहक होता है होल्स होता है। ठीक है, एन टाइप वाले में अधिक मात्रा में इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जो प्रमुख वाहक होते हैं इलेक्ट्रॉन बहने वाले, वो हमारा इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, एक बात और ध्यान देना है यहाँ पे, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे कि एन टाइप मटेरियल है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का संख्या ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन का अधिकता ज्यादा है। इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे होल नहीं है, बिल्कुल होल है लेकिन कम मात्रा में है। ये पी टाइप मटेरियल है तो यहाँ पे होल का संख्या ज्यादा है, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं, इलेक्ट्रॉन यहाँ भी है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कंसेप्ट है, आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, ध्यान में रखना होगा, क्योंकि यहां से आगे हम बढ़ेंगे तो बहुत सारा कंसेप्ट आपको नजर आएगा। ठीक है, आइए हम लोग समझ लेते हैं कि अभी जो पढ़े हैं पीएन जंक्शन, उसमें जो चीजें मैंने आपको बताया है नोट डाउन अपने से कर लीजिएगा, लेकिन कुछ चीजें हम यहाँ पे लिख दी हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए बात करें कि पी टाइप जो होता है उसमें अधिक मात्रा में होल्स होते हैं, और पी टाइप में हम कौन सा तत्व मिलाते हैं? तो टेट्रावैलेंट मिलाते हैं, जिसको तृतीय संयोजक बोलते हैं, जैसे बोरॉन हो गया उसको मिलाकर बनाते हैं। ठीक है, उसी तरह से एन टाइप की बात करें तो एन टाइप में हम लोग कौन मिलाते हैं? पेंटावैलेंट मिलाते हैं। ठीक है, इसमें हमारा इलेक्ट्रॉन का मात्रा ज्यादा होता है। और कौन सा तत्व मिलाते हैं? पंचम संयोजक, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पेंटावैलेंट बोलते हैं, मिलाकर बनाते हैं, जैसे फास्फोरस हो गया।
ठीक है। जंक्शन रीजन की बात करें, संधि रीजन की बात करें, तो पी टाइप और एन टाइप को जोड़ते हैं तो उनके बीच में डिप्लेशन रीजन बन जाता है, जिसको रिक्तीकरण क्षेत्र बोलते हैं। हिंदी में रिक्तीकरण क्षेत्र बोलते हैं, इंग्लिश में डिप्लेशन लेयर बोलते हैं, ठीक है। और डिप्लेशन लेयर के बीच में कह रहा है कि जो डिप्लेशन लेयर बनता है, ये हमारा पीएन जंक्शन हो गया, पी और इधर एन टाइप हो गया। ये जो पीएन जंक्शन का जो डिप्लेशन लेयर जोन है, इसमें कोई मुक्त आवेश वाहक नहीं होता है, ना होल होता है और ना इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऐसा कुछ इसमें नहीं पाया जाता है, ठीक है। इस वजह से ये जो क्षेत्र है, इसके अंदर में विद्युत का कोई प्रवाह नहीं बनता है, किसी तरह का कोई इलेक्ट्रॉन का फ्लो, विद्युत का प्रवाह नहीं होता है, लेकिन आंतरिक विद्युत क्षेत्र बनता है। लेकिन इसके अंदर में आंतरिक विद्युत क्षेत्र का मतलब यहाँ पे एक पोटेंशियल बैरियर बनता है, जो निगेटिव और पॉजिटिव के तौर पर हमको देखने को मिलता है, ठीक है। यहां तक समझ गए, तो आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है कि डिप्लेशन लेयर इन पीएन जंक्शन, जो डिप्लेशन लेयर बनता है पीएन जंक्शन में, उसके बारे में आपको बता रहा है। क्या बता रहा है कि संधि के दोनों ओर की वजह से परत जो गतिशील आवेश वाहकों से मुक्त हो जाती है, वो अवक्षय परत कहलाती है। कह रहा है कि जो पीएन जंक्शन हमारा होता है, पी और इधर एन होता है, इसके बीच में जो पीएन जंक्शन का जो ये डिप्लेशन जोन बना हुआ है, इसमें गतिवाहक आवेश नहीं होते, ना इलेक्ट्रॉन होते हैं ना होल होते हैं, वो दोनों खत्म हो जाते हैं। इसी वजह से यहाँ पे एक जो लेयर बनता है, उसका नाम है डिप्लेशन लेयर, ठीक है। कारण इस परत की मोटाई लगभग 1 माइक्रोन या 0.5 माइक्रोमीटर होता है। 1 माइक्रोन या 0.5 माइक्रोमीटर होता है, अथवा 10⁶ मीटर के बराबर होता है, ठीक है। इफेक्ट ऑफ डोपिंग देख लेते हैं हम लोग। इफेक्ट ऑफ डोपिंग क्या है कि डोपिंग की मात्रा जितनी अधिक होगी, जो हमारा डिप्लेशन लेयर है, उसकी जो मोटाई उतना ही कम होगा। डोपिंग ज्यादा करिएगा तो मोटाई कम होगा, मतलब डिप्लेशन लेयर कम चौड़ा होगा। जितना डोपिंग ज्यादा करिएगा, डिप्लेशन लेयर उतना पतला हो जाएगा, जो हम पहले समझ चुके हैं, ठीक है। मतलब कह सकते हैं कि ये क्या होता है, हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, या व्युत्क्रमानुपाती होता है, हमारा हिंदी में यही बोलते हैं ना, ठीक है। ये प्रभाव होता है डोपिंग का। इसके बाद पोटेंशियल बैरियर की हम बात करें, बाधा विभव की बात करें, तो डोपिंग का समानुपाती होता है। जितना डोपिंग ज्यादा करिएगा, पोटेंशियल बैरियर उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है। यानी अगर डोपिंग की मात्रा बढ़ती है, तो जो बैरियर पोटेंशियल वो भी बढ़ जाएगा हमारा, सही है। अब यहाँ पे विभव प्राचीर का मान करेगा, वैल्यू ऑफ पोटेंशियल बैरियर। तो जर्मेनियम का जो यहाँ पे जो हमारा पीएन जंक्शन है, इसको समझ लीजिए, ये हमारा पी टाइप हो गया इधर, और इधर हमारा एन टाइप हो जाता है। और यहाँ पे जो ये डिप्लेशन लेयर है ना, जो जंक्शन है, इसकी बात कर रहा है कि अगर जर्मेनियम का मटेरियल है, तो जर्मेनियम का जो पोटेंशियल बैरियर होता है वो 0.3 वोल्ट होता है। कितना होता है? 0.3 वोल्ट। किसके लिए? जर्मेनियम के लिए। और सिलिकॉन के लिए होता है हमारा कितना? 0.7 वोल्ट होता है। सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट हमारा पोटेंशियल बैरियर होता है, और जर्मेनियम का 0.3 पोटेंशियल बैरियर होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप इसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो, जैसे इसमें धारा का प्रवाह देंगे, जैसे बैटरी से कनेक्शन इसको करेंगे, तो अगर आप जर्मेनियम का अर्धचालक लिए हैं, तो 0.3 वोल्ट के बाद अगर वोल्टेज को बढ़ाएंगे, तब जाकर इलेक्ट्रॉन का फ्लो शुरू होगा। अगर सिलिकॉन का मटेरियल है, तो 0.7 वोल्ट के बाद, अगर 0.7 वोल्ट यहाँ पोटेंशियल बैरियर है, तो इसके ज्यादा अगर आप वोल्टेज दीजिएगा, तब जाकर इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। तो मतलब ये पोटेंशियल बैरियर है कि अगर जर्मेनियम में आपको फ्लो कराना है, तो 0.3 वोल्ट से ज्यादा आपको वोल्टेज देना होगा, और सिलिकॉन में 0.7 वोल्ट से ज्यादा वोल्टेज देना होगा, तब जाकर इलेक्ट्रॉन का फ्लो करेगा। वही दिया है कि पोटेंशियल वैल्यू ऑफ पोटेंशियल बैरियर। और ये पूछा हुआ है कि सिलिकॉन में, जो सिलिकॉन का सेमीकंडक्टर होता है, उसमें पोटेंशियल बैरियर का मान कितना होता है, तो आपको बताना होगा कि 0.7 वोल्ट होता है। और जर्मेनियम में कितना होता है, तो बताना होगा 0.3 वोल्ट होता है, ठीक है। चलिए, ये समझ गए, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब आता है पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन डायोड के बारे में पढ़ेंगे। कह रहा है कि पीएन जंक्शन जो डायोड होता है, 2 टर्मिनल वाला युक्ति होता है। इस तरह से दिखता है, बनाया हुआ है, नहीं बनाया हुआ है, देखिए बनाते हैं हम आपको। इस तरह से आपको दिखता है, ठीक है। यहां निकाल दीजिए इसे। कह रहा है कि पीएन जंक्शन डायोड 2 टर्मिनल वाला युक्ति होता है, ठीक है। पीएन जंक्शन डायोड में धारा एक ही दिशा में बहती है। धारा केवल एक ही दिशा में बहेगा, ठीक है। धारा एक ही दिशा में बहेगा, अब इधर से इधर नहीं जाएगा, केवल इधर से इधर जाएगा, ठीक है। धारा एक ही दिशा में बहती है, इसीलिए इसे एक दिशीय मतलब यूनिडायरेक्शनल युक्ति कहते हैं। इसीलिए हम क्या कहते हैं कि यूनिडायरेक्शनल डिवाइस है, एक ही दिशा में धारा जाएगा इसका, ठीक है। डायोड को इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में स्विच की तरह व्यवहार किया जाता है। कह रहा है कि डायोड को इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में किस तरह यूज करते हैं? स्विच की तरह यूज करते हैं, कि भाई इधर से इधर करंट का फ्लो कराएंगे, रिवर्स नहीं कराएंगे, ठीक है।
डायोड का मुख्य रूप से प्रयोग रेक्टिफायर में होता है एसी को डीसी में बदलने के लिए। डायोड का सबसे ज्यादा उपयोग कहाँ करते हैं? रेक्टिफायर में करते हैं, जो एसी को डीसी में बदलने का काम करता है हमारा। ठीक है, देखिए यहाँ पर डायोड लगा हुआ है। आगे बढ़े, और ये सिंबल है, देखिए डायोड इस तरह से आपको दिखेगा। ठीक है, या इस तार को मोड़ के ऐसे ही बना देता है, लेकिन इसको अगर सिंबॉलिक रूप से देखा जाए तो डायोड कुछ इस तरह से हमारा दिखता है। ठीक है, इस तरह से दिखता है। आगे बढ़े, तो सिलिकॉन डायोड के लाभ, कह रहा कि सिलिकॉन का जब डायोड बनाएंगे इसका लाभ क्या है? तो कह रहा कि सिलिकॉन डायोड अधिक रिवर्स बायस वोल्टेज सहन कर सकता है, जिससे हाई पावर एप्लीकेशन जैसे पावर सप्लाई रेक्टिफायर के लिए उपयुक्त होता है। कह रहा कि जैसे रिवर्स बायस में हम क्या करते हैं, जब सप्लाई करते हैं तो धारा का प्रवाह नहीं होता है, लेकिन अगर एक लिमिट तक ही डायोड हमारा सुरक्षित है, रोकेगा धारा को। ज्यादा बढ़ा दीजिएगा तो जल जाएगा, खत्म हो जाएगा डायोड। तो एक लिमिट तक सहन करता है, मतलब बहुत कह रहा कि रिवर्स बायस में अधिक रिवर्स बायस वोल्टेज को सहन करने की क्षमता होता है किसका? सिलिकॉन वाले को, क्योंकि इसका जो पोटेंशियल बैरियर होता है कितना? 0.7, और जर्मेनियम का 0.3 होता है, तो 0.7 वोल्टेज तक ये क्या करेगा? बर्दाश्त करके रहेगा। ठीक है, ये जर्मेनियम की तुलना में अधिक करंट सहन कर सकता है। क्यों करेगा? क्योंकि भाई जर्मेनियम में 0.3 होता है, इसमें 0.7 वोल्ट होता है, इसमें 0.3 वोल्ट होता है, तो ये ज्यादा सहेगा ही सहेगा। जर्मेनियम डायोड का उपयोग कम वोल्टेज और सिग्नल डिटेक्शन में किया जाता है, क्योंकि इनमें कम फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप 0.3 होता है। अगर जर्मेनियम का जो डायोड का प्रयोग हम कम वोल्टेज और सिग्नल डिटेक्शन में करते हैं, क्योंकि इनमें कम फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप होता है, 0.3 वोल्टेज ड्रॉप पोटेंशियल बैरियर होता है। इससे ज्यादा आएगा तो बस फ्लो करा देगा, इसलिए कम इसका उपयोग कम करते हैं। तो तापमान का रेंज दिया हुआ है, यहाँ सिलिकॉन है और यहाँ जर्मेनियम है। तापमान का रेंज सिलिकॉन का कितना होता है? -55 डिग्री सेल्सियस से लेकर 200 डिग्री सेल्सियस तक रहता है इसका, इसके बीच में ये काम करेगा। जर्मेनियम -60 डिग्री सेल्सियस से लेकर 80 डिग्री सेल्सियस तक है, मतलब ये ज्यादा हीट बर्दाश्त नहीं करेगा, ये तो कर लेगा। ठीक है, फॉरवर्ड वोल्टेज की बात करें तो 0.7 वोल्ट होता है किसका? सिलिकॉन का। 0.7 वोल्टेज तक ये क्या करेगा? करंट का फ्लो नहीं होने देगा, रोक के रखेगा। और जर्मेनियम 0.3 तक ही करता है, ये पोटेंशियल बैरियर है इसका। उपयोग पावर सप्लाई और रेक्टिफायर में हम इसका प्रयोग करते हैं किसका? सिलिकॉन का। और जर्मेनियम का लो वोल्टेज और सिग्नल प्रोसेसिंग में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़े। तो यहां पर दिया है क्लासिफिकेशन ऑन पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन डायोड का क्लासिफिकेशन दिया गया है, फॉरवर्ड बैस है और रिवर्स बैस पीएन जंक्शन। दो तरह का पीएन जंक्शन होगा। जब करंट का फ्लो हमारा, ये हमारा जो डायोड है, अगर करंट का फ्लो इधर से हो रहा है, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जा रहा है, तो ये फॉरवर्ड हो गया, इधर तो फ्लो करेगा। और करंट का फ्लो इधर से हो जाएगा, उल्टा हो गया। ठीक है, उल्टा कर देंगे। अगर करंट का फ्लो हम इधर से इधर करेंगे, मतलब इधर से फ्लो कराएंगे, पॉजिटिव निगेटिव ऐसे कर देंगे, तो हमारा फ्लो नहीं होगा, हमारा फ्लो नहीं होगा। ठीक है, तो रिवर्स बैस में फ्लो नहीं करता, करंट को रोकने के लिए हम लोग काम करते हैं, और ये फॉरवर्ड बैस में करता है। तो दो तरह का बैस बनता है, या तो फॉरवर्ड में यूज करिए, नहीं तो रिवर्स में करिए। तो यही दोनों, फॉरवर्ड बैस क्या होता है और रिवर्स बैस क्या होता है, इसी के बारे में हम लोग समझेंगे। तो चलिए आइए हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पीएन जंक्शन का फॉरवर्ड बैस, है ना। फॉरवर्ड बैस में अगर हम किसी डायोड को लगाते हैं तो फॉरवर्ड बैस में पीएन जंक्शन कैसे काम करता है। ठीक है, अभी हम एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे सिलिकॉन ले रहे हैं। हमारा जो मटेरियल है सेमीकंडक्टर, वो सिलिकॉन है, और सिलिकॉन का जो पोटेंशियल बैरियर होता है सबको मालूम है 0.7 वोल्ट होता है हमारा। ठीक है, 0.7 वोल्ट होता है। इस फिगर को ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा। ये हमारा क्या है? एक पीएन जंक्शन डायोड है। ठीक है, ये पीएन जंक्शन है, और इस तरफ क्या है? होल का संख्या ज्यादा है, मतलब ये पी टाइप है, और इधर इलेक्ट्रॉन का संख्या ज्यादा है, मतलब ये एन टाइप है। तो एन टाइप में इलेक्ट्रॉन का संख्या हमारा क्या होगा? ज्यादा होगा, इधर होल का संख्या हमारा ज्यादा होगा। सही बात है। एक बैटरी को हम लोग यहाँ पे जोड़ते हैं, ठीक है ना, बैटरी को जोड़ते हैं। बैटरी आप देखेंगे तो फॉरवर्ड बैस में जुड़ा हुआ है। कैसे? बैटरी का जो पॉजिटिव साइड है और जो नेगेटिव साइड है, इसको ध्यान से देखिए। तो पॉजिटिव साइड वाला को हम लोग पी साइड जोड़े हैं, पॉजिटिव साइड जोड़े हैं, और नेगेटिव साइड वाला को नेगेटिव साइड जोड़े हैं, मतलब एन साइड जोड़े हैं। इससे क्या होगा? पोटेंशियल का जो प्रेशर है, पॉजिटिव साइड पोटेंशियल का प्रेशर बनेगा, है ना, क्योंकि ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल के साथ में हमारा पी साइड जुड़ा हुआ है। इसके वजह से इधर होल पे एक पॉजिटिव प्रेशर बनेगा, मतलब होल के ऊपर और भी
हमारा धनायन मतलब पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे और प्रेशर क्रिएट करेंगे, ठीक है ना। और इधर क्या है, निगेटिव साइड हमारा जुड़ा हुआ इलेक्ट्रॉन के साथ में, इलेक्ट्रॉन खुद निगेटिव होता है, इधर निगेटिव का प्रेशर बहुत ज्यादा पड़ेगा, ठीक है। अगर हम बैटरी का वोल्टेज को बढ़ाकर 0.8 कर दिए, क्योंकि 8, क्योंकि जब तक हम 8 नहीं करेंगे तब तक इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमारा सिलिकॉन का मटेरियल हमने यूज किया है और सिलिकॉन में 0.7 वोल्ट हमारा पोटेंशियल बैरियर होता है। मतलब यहाँ पे जो डिप्लेशन जोन बना हुआ है ये कितना है, 0.7 वोल्ट है। डिप्लेशन जोन कितना है, 0.7 वोल्ट है। इस वजह से 0.7 से अगर वोल्टेज कम सप्लाई कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होगा, तो करंट का फ्लो नहीं होगा। लेकिन जैसे हम 0.7 से ज्यादा करंट कर देंगे, मान लीजिए 0.8 कर दिए, तब क्या होगा, डिप्लेशन जोन ब्रेक करेगा और हमारा इलेक्ट्रॉन का फ्लो शुरू हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन जाकर इधर होल के साथ में डिफ्यूज होना शुरू कर देंगे और इलेक्ट्रॉन जब होल के साथ डिफ्यूज होना शुरू होंगे उसको करंट को हम डिफ्यूजन करंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डिफ्यूजन करंट बोलेंगे। अब देखिए इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन एन साइड से पी साइड की तरफ है, तो करंट का फ्लो पी साइड से एन साइड की तरफ होगा, तो करंट का फ्लो कुछ इस तरह से हो जाएगा, मतलब पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव की तरफ होगा। करंट हमारा पॉजिटिव से ऐसे जाते हुए निगेटिव से ऐसे बाहर निकलना शुरू कर देगा। क्यों? क्योंकि जिस रास्ते से करंट का इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है उसके अपोजिट रास्ते से हमारा करंट का फ्लो होता है, यही जानते हैं हम लोग। तो इस तरह से हमारा शुरू हो जाएगा करंट, ठीक है। एक बात और है कि यहाँ पे इसको फॉरवर्ड बेस में जोड़ने से, फॉरवर्ड बेस क्यों? क्योंकि पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ में और निगेटिव को निगेटिव के साथ में, इसलिए इसको हम लोग फॉरवर्ड बेस बोलते हैं। फॉरवर्ड बेस में जोड़ने के पीछे कारण, जोड़ने की वजह से क्या होगा कि ये जो डिप्लेशन लेयर है ये और पतला होगा। क्यों पतला होगा? क्योंकि इधर होल का संख्या ज्यादा, इधर इलेक्ट्रॉन का संख्या बढ़ेगा, इधर होल का संख्या बढ़ेगा, इधर इलेक्ट्रॉन का संख्या बढ़ेगा, तो एक डिप्लेशन जोन पे एक प्रेशर क्रिएट होगा। इस वजह से जो डिप्लेशन लेयर है वो थोड़ा पतला हो जाएगा, ठीक है। और पतला होने का दूसरा कारण और भी है, क्योंकि यहाँ पे हमने जो पोटेंशियल का सप्लाई कर रहा है, जो वोल्टेज सप्लाई कर रहे हैं, वो क्या करेगा, डिप्लेशन जोन पर प्रेशर क्रिएट करेगा। इलेक्ट्रॉन और होल्स क्या करेंगे, आपस में डिफ्यूज होंगे, तो यहाँ से हम पोटेंशियल क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं ना, और बढ़ाने की वजह से यहाँ पर पोटेंशियल जो बैरियर है वो क्या करेगा, और सिकुड़ेगा, इस पर दबाव पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा, तो ये पतला होता जाएगा और ब्रेक करेगा, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो शुरू हो जाएगा। मतलब फॉरवर्ड बेस में जो डिप्लेशन लेयर होता है वो पतला होता है, वो और कंप्रेस होकर पतला होता जाता है, ठीक है। रिवर्स बेस में ये फैलता है, लेकिन फॉरवर्ड बेस में ये कम होता जाता है, ठीक है। अब आइए इसके बारे में जो लिखा हुआ है, यही चीजें लिखी गई है, पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा। क्या है कि जब किसी पीएन जंक्शन डायोड के पी टाइप के बैटरी को पॉजिटिव टर्मिनल से और एन टाइप की बैटरी को नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं तो इसको फॉरवर्ड बेस बोलते हैं। फॉरवर्ड बेस कब बोलेंगे? जब पी साइड को पॉजिटिव के साथ में और एन साइड को नेगेटिव के साथ में जोड़ते हैं, उसको फॉरवर्ड बेस बोलते हैं, ठीक है। वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? तो भाई पी टाइप को हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे और एन टाइप को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे, ठीक है। और नोट करके लिखा हुआ कि यह कनेक्शन पोटेंशियल बैरियर को कम करता है, ठीक है ना। ये जो पोटेंशियल बैरियर है आपका, अगर हम इस तरह से कनेक्शन करेंगे तो क्या करेगा, कम करता है हमारा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है भाई? तो पीएन जंक्शन में डिप्लेशन रीजन एक पोटेंशियल बैरियर बनाता है जो इलेक्ट्रॉन और होल्स के प्रवाह को रोकता है। पीएन जंक्शन में तो यही होता है ना, पीएन जंक्शन रहेगा तो क्या हो रहेगा, बीच में एक पोटेंशियल बैरियर बनता है जो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को रोकने का काम करता है। लेकिन अगर फॉरवर्ड बेस में बैटरी का बाहरी वोल्टेज इस बैरियर की ऊंचाई को कम कर देता है। कैसे कम करता है? क्योंकि पोटेंशियल बैरियर या तो 0.7 का होगा अगर सिलिकॉन का है तो, नहीं तो जर्मेनियम का होगा तो 0.3 का होगा। हम बैटरी से जो वोल्टेज सप्लाई करेंगे इससे ज्यादा कर देते हैं तो इसका जो हमारा ऊंचाई है, ऊंचाई कहिए या चौड़ाई कहिए, उसको क्या करेगा, कम कर देगा। जब बैटरी का वोल्टेज बैरियर पोटेंशियल 0.7 और 0.3 से अधिक हो जाता है, ठीक है ना, ये दोनों से अधिक हो जाता है, तो चार्ज कैरियर आसानी से इस डिप्लेशन रीजन को पार कर जाते हैं और करंट का फ्लो शुरू हो जाता है। इस तरह से ये काम करता है, ठीक है। और यहाँ पे इसका इफेक्ट दिखाया है, देखिए इफेक्ट क्या है। तो अभी हम क्या समझेंगे, फॉरवर्ड बेस में ना, तो ये रिवर्स बेस वाला कहानी है, इधर वाला, इधर नहीं देखेंगे, इधर देखिए, ठीक है ना। ये करंट है, ये वोल्टेज है, ये क्या है, करंट है, ये वोल्टेज है। अब यहाँ पर देखिए, ये माने डिप्लेशन रीजन है और ये 0.7 हम सिलिकॉन मान के चल रहे हैं, यहाँ पे हमने 0.8 किया। तो जब तक हमारा वोल्टेज 0.7 से कम है, वोल्टेज बढ़ा रहेंगे, करंट नहीं फ्लो करेगा। देखिए ये 0.7 वोल्ट है ना पोटेंशियल बैरियर, तो अगर 0.7 से कम वोल्टेज है हमारा, तब करंट का फ्लो नहीं होता है।
तो जब तक यहां से चल रहे हैं, यहाँ इस पॉइंट पर मानिए हमारा 0.7 है, ठीक है ना, 0.7 वोल्ट है। तो यहां से हम धीरे धीरे बढ़ते 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 यहां तक पहुंचे हैं, तब तक हमारा जो वोल्टेज है 0.7 तक है। तब तक करंट, एक भी थोड़ा सा भी करंट फ्लो नहीं करेगा, थोड़ा सा भी करंट हमारा फ्लो नहीं करेगा। लेकिन जैसे पोटेंशियल बैरियर को हम लोग क्रॉस किए, 0.8 वोल्ट सप्लाई कर दिए, तो क्या होगा, अचानक से तेजी से करंट बढ़ जाएगा। करंट का वैल्यू अचानक से तेजी से बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि जो हमारा होल और इलेक्ट्रॉन इकट्ठा हुए हैं, अचानक से इसको इसको पोटेंशियल बैरियर को ब्रेक करेंगे और आपस में दौड़ते हुए टूट पड़ेंगे, है ना। जैसे होता है ना, भोज में देखे होंगे, जब तक लोग खाना खा रहा है बैठ के, पीछे लोग इंतजार कर रहा है, जैसे सीट खाली होता है एकदम लोग टूट पड़ते हैं बैठने के लिए, जिसको जहां सीट मिला बैठ जाता है। उसी तरह से क्या है कि ये लोग बैठे हुए यहाँ पे वीआईपी लोग हैं, ये लोग भाग नहीं रहे हैं, धरना पर बैठे हुए हैं। जैसे पुलिस आकर डंडे मारती है, खाली कराती है जगह, जगह खाली तो टूट पड़ता है इधर से उधर से, तो अचानक से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा मात्रा में भागता है उधर की तरफ, भागता है तो करंट अचानक से बढ़ जाता है, ठीक है, अचानक से बढ़ जाता है। तो आप देख सकते हैं कि पोटेंशियल बैरियर जब यहाँ पर ब्रेक हुआ, तब करंट कितना तेजी से ऊपर भागा है। तो इसी वजह से यहाँ बोलते हैं कि ओम्स लॉ को ये फॉलो नहीं करता है। ओम्स लॉ अगर होता तो हमारा इधर करंट है, इधर वोल्टेज है, तो ओम्स लॉ का ग्राफ कुछ इस तरह से बढ़ता है, मतलब जितना करंट बढ़ेगा उतना वोल्टेज बढ़ेगा हमारा, ठीक है, ऐसे बढ़ता है। लेकिन ये ऐसा नहीं बढ़ता है, इसीलिए बोलते हैं ये जो डायोड होता है नॉन ओमनिक डायोड, नॉन ओमनिक होता है, मतलब ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है, ठीक है। तो ये समझ गए होंगे ग्राफ में। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि डिप्लेशन रीजन की चौड़ाई घट जाती है। पहला प्रभाव क्या पड़ता है कि पोटेंशियल फॉरवर्ड बैच में जोड़ने से क्या होता है कि डिप्लेशन रेयल की जो चौड़ाई है वो कम हो जाती है, बैरियर पोटेंशियल कम हो जाता है, बैरियर पोटेंशियल वो कम हो जाता है। कम क्यों होता है? क्योंकि इधर सप्लाई हम ज्यादा कर देते हैं तो कम कर देता है उसको। चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन से या होल जंक्शन को पार करने लगते हैं। जो चार्ज कैरियर्स होते हैं हमारा जंक्शन को पार करना शुरू कर देते हैं, करंट तेजी से बढ़ जाता है, ठीक है। फॉरवर्ड बैच में मुख्य करंट डिफ्यूजन करंट कहलाता है। फॉरवर्ड बैच में जो करंट का फ्लो होता है वो उसको हम लोग डिफ्यूजन करंट बोलते हैं, ठीक है। यह बहुत संख्यक चार्ज कैरियर्स, यह कहता है मेजोरिटी ऑफ जो चार्ज कैरियर्स होते हैं उसके कारण उत्पन्न होता है। जो इलेक्ट्रॉन का होल्स का आपस में डिफ्यूजन होता है, इस वजह से क्या होता है, ये करंट का फ्लो होता है। क्योंकि ये इधर क्या है, पी टाइप है ना, तो पी टाइप में होल ज्यादा है, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो ज्यादा वाला आपस में डिफ्यूज होते हैं। जो कम वाला है वो आपस में डिफ्यूजन होते हैं लेकिन कम मात्रा, मतलब उस करंट को हम लोग काउंटे नहीं करते, क्योंकि ये इसके अपोजिट में होगा। ये इधर से करंट का फ्लो हमारा इधर से इधर होगा ना, नहीं, इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर से इधर होगा, करंट का फ्लो इधर से इधर होगा। जो डिफ्यूजन करंट है वो हमारा पी से लेकर एन टाइप की तरफ बहेगा। लेकिन जो ड्रिफ्ट करंट होगा, जो माइनॉरिटी, जो कम, जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जहां चार्ज की संख्या कम है, जैसे पी टाइप में इलेक्ट्रॉन का संख्या कम है, एन टाइप में होल का संख्या कम है, इन वजह से भी करंट का फ्लो होगा लेकिन कम मात्रा में होगा। तो इस वजह से उसको हम काउंट नहीं करते हैं। जो करंट का जो मेन फ्लो होता है वो मेजोरिटी चार्ज कैरियर के वजह से होता है, ठीक है। ये समझ गए होंगे आप लोग, तो इसको राइट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। अब बोल रहा है कि वोल्टेज और करंट में संबंध क्या होता है। यहाँ पे कह रहा है कि जब वोल्टेज हमारा बैरियर पोटेंशियल से कम होता है, जब वोल्टेज हमारा 0.7 से कम होता है, तो उस समय करंट लीकेज करंट बहता है। कोई करंट नहीं बहता। लीकेज करंट का मतलब हुआ कि थोड़ा बहुत कहीं से करंट लीकेज कर गया, वो बह रहा है, बाकी नहीं होता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही हमारा वोल्टेज जो बैरियर पोटेंशियल है उससे ज्यादा होगा तो करंट तेजी से आगे बढ़ जाता है। करंट हमारा तेजी से क्या होता है, आगे बढ़ जाता है, ठीक है। फॉरवर्ड बैच का उपयोग कहां करते हैं? रेक्टिफायर में करते हैं। करंट को एक दिशा में बहाने के लिए हम लोग रेक्टिफायर में प्रयोग करते हैं इसका। क्लीपर या क्लैंपर सर्किट में करते हैं। एलईडी में प्रकाश उत्सर्जन के लिए हम लोग करते हैं। एलईडी वगैरह लाइट में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। फॉरवर्ड बैच का ये एग्जाम्पल है। महत्वपूर्ण बिंदु क्या है इसका? महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि फॉरवर्ड बैच में रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। फॉरवर्ड बैच में क्या होता है, रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। इसलिए कम होता है क्योंकि सपोर्ट मिलता है ना, पॉजिटिव को पॉजिटिव से सपोर्ट मिला, नेगेटिव को नेगेटिव से सपोर्ट मिला, इस वजह से हमारा रेजिस्टेंस वहां कम हो जाता है। थ्रेशोल्ड वोल्टेज के बाद करंट एक्सपोनेंशियली रूप से बढ़ता है। थ्रेशोल्ड वोल्टेज मतलब 0.7 तक हम लोग बोलते हैं थ्रेशोल्ड वोल्टेज। 0.7 तक जब सिलिकॉन है तब, जर्मेनियम तो 0.3, वहां तक कोई दिक्कत नहीं, आराम आराम से हो रहा है। लेकिन जैसे ही हमारा थ्रेशोल्ड वोल्टेज को पार करता है, मतलब 0.7 को पार करता है, तो एक्सपोनेंशियली बढ़ता है, मतलब बहुत तेजी से बढ़ता है, ठीक है। अधिक वोल्टेज देने पर डायोड ओवरहीट होकर खराब हो जाता है, और ज्यादा वोल्टेज सप्लाई कर दीजिएगा तो डायोड आपका जल जाएगा, खराब हो जाएगा, ठीक है। अब रिवर्स बैच समझ लीजिए। अब रिवर्स बैच, अगर फॉरवर्ड बैच समझ गए तो रिवर्स बैच और आसान है।
अब बैटरी को क्या करेंगे, उल्टा जोड़ेंगे। ये पी टाइप है इधर, और इधर हमारा एन टाइप है। तो पी टाइप को, पॉजिटिव को हम लोग निगेटिव के साथ जोड़ देते हैं। देखिए पॉजिटिव को निगेटिव के साथ जोड़ दिया, और निगेटिव को हम लोग पॉजिटिव के साथ में जोड़ देते हैं। अब तो उल्टा हो गया। क्या हो गया, उल्टा हो गया। अब होगा क्या, अब होगा ये कि यहाँ पे जो हमारा ये निगेटिव होने की वजह से यहाँ पे जो होल्स होगा ये इधर न जाके इधर भागेगा, क्योंकि ये निगेटिव साइड है, निगेटिव पोटेंशियल है, ये पॉजिटिव पोटेंशियल है। ये पॉजिटिव पोटेंशियल निगेटिव की तरफ भागेंगे, मतलब होल्स इधर भागेगा, और इधर पॉजिटिव है पोटेंशियल, इधर निगेटिव पोटेंशियल है, ये इलेक्ट्रॉन इधर भागेंगे। ठीक है ना, दोनों जो डिप्लेशन रीजन है इससे दूर भागेंगे। होल्स इधर भागेगा और इलेक्ट्रॉन इधर भागेगा। इस वजह से ये जो डिप्लेशन जोन है ये बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि ये दोनों आपस में आएंगे नहीं, उल्टा हो गया ना, पोटेंशियल डिफरेंस ही उल्टा क्रिएट कर दिया हम लोग। तो कर दिए, इस वजह से जो होल्स है हमारा निगेटिव, हमारा जो इसका पोटेंशियल उसके तरफ अट्रैक्ट होगा, और इलेक्ट्रॉन हमारा पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। इस वजह से ई वाले रीजन में कोई मूवमेंट नहीं होगा, डिप्लेशन जोन जितना था उतना ही रहेगा या उससे बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, डिप्लेशन रीजन इसमें चौड़ा हो जाता है, बढ़ जाता है। बढ़ने के पीछे रीजन, क्योंकि हमने रिवर्स में कनेक्शन कर दिया है। ठीक है, तो चलिए इसको हम समझते हैं। तो कह रहा है कि जब पी टाइप सेमीकंडक्टर में बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से एन टाइप के बैटरी को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ देते हैं तो इसे रिवर्स बैच बोलते हैं। ठीक है ना, और एक बात और, रिवर्स बैच में कोई करंट का फ्लो नहीं होता है। आप ये समझ रहे होंगे कि भाई यहाँ उल्टा जोड़ दिए हैं, उल्टा जोड़ने से आपका करंट का फ्लो हो जाएगा, करंट का फ्लो ऐसे हो जाएगा, ऐसे से ऐसे हो जाएगा। नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है ना, क्यों नहीं होता है, कारण है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज है, और ये आपके पास पॉजिटिव चार्ज है। तो आप चाहेंगे यहाँ पे करंट का फ्लो कराएं, तो फ्लो होगा कैसे, नहीं होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव मतलब होल्स का संख्या ज्यादा है ना, पॉजिटिव और निगेटिव जोड़ेगा आपस में, तो यहाँ पे किसी तरह कोई मूवमेंट इलेक्ट्रॉन के अंदर में नहीं होगा। इसी तरह से होल्स है, होल से निगेटिव साइड जुड़ा हुआ है, तो ये यहाँ पे कोई प्रेशर क्रिएट नहीं करेगा, ये उल्टा, ये इस डिप्लेशन जोन से इधर भागने का काम करेगा, इलेक्ट्रॉन इधर भागने का काम करेगा। ठीक है, इस वजह से डिप्लेशन जोन है ये बड़ा हो जाएगा, ये क्षेत्र का हो जाएगा, फैल जाएगा, तो वाइड डिप्लेशन रीजन बनता है, और करंट का फ्लो रिवर्स बैच में जीरो हो जाता है, नहीं होता है। डिप्लेशन रीजन बढ़ जाता है, करंट का फ्लो नहीं होता है। ये सब चीजें याद रखिएगा। ठीक है, अब करेक्ट कनेक्शन कैसे करते हैं, तो पी टाइप को हम बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं, और एन टाइप को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं। यह कनेक्शन पोटेंशियल बैरियर को बढ़ा देता है। यह कनेक्शन क्या करता है, पोटेंशियल बैरियर को भी बढ़ा देता है और डिप्लेशन लेयर को भी बढ़ा देता है हमारा। ठीक है, पोटेंशियल बैरियर क्यों बढ़ाएगा, क्योंकि अगर आप मान लीजिए रिवर्स, आप यहाँ पे 0.7 हमको वोल्ट देना होगा, लेकिन आप जो दे रहे हो रिवर्स करंट दे रहे हैं, निगेटिव करंट दे रहे हैं, तो ये तो पॉजिटिव है ना, निगेटिव दे रहे हैं, तो जो हमारा पोटेंशियल बैरियर है वो और बढ़ जाता है। ठीक है, रिवर्स बैच में रिवर्स सेचुरेशन करंट होता है, रिवर्स बैच में रिवर्स सेचुरेशन करंट एक पॉइंट तक ये बर्दाश्त करेगा। रिवर्स करंट अगर सप्लाई देंगे तो एक समय तक ये बर्दाश्त करेगा, बहुत ज्यादा रिवर्स दीजिएगा तो ये ब्रेक कर जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, और आपका डायोड खत्म हो जाएगा, जल जाएगा। ठीक है, यह करंट लगभग स्थिर रहता है और तापमान बढ़ने पर थोड़ा बढ़ता है। ठीक है, कह कि इस कंडीशन में करंट स्थिर रहता है और तापमान बढ़ने पर थोड़ा बढ़ता है। काम कैसे करता है भाई, तो कह रहा है रिवर्स बैच में बाहरी वोल्टेज डिप्लेशन रीजन की चौड़ाई को और बढ़ा देता है। जो बाहरी वोल्टेज आप बैटरी से सप्लाई करिएगा तो डिप्लेशन रीजन को और बढ़ा देता है। यह बैरियर पोटेंशियल को और अधिक कर देता है, बैरियर पोटेंशियल को क्या करेगा, और अधिक कर देगा, जिससे मेजोरिटी कैरियर जंक्शन को पार नहीं कर पाते हैं। अब जब बैरियर जो हमारा बैरियर पोटेंशियल है उसको ज्यादा और बढ़ा देता है, इसकी वजह से जो मेजोरिटी कैरियर्स होते हैं वो जंक्शन को पार नहीं कर पाते हैं, केवल माइनॉरिटी कैरियर्स बहुत कम मात्रा में प्रवाहित होते हैं, जिससे करंट बहुत छोटा रिवर्स सेचुरेशन करंट होता है। माइनॉरिटी कैरियर्स थोड़ा बहुत क्या करते हैं, मूव कर पाते हैं, इसके वजह से बहुत थोड़ा कम मात्रा में करंट का फ्लो होता है। ठीक है, अब होता है तो इसके आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे क्या होगा, आप इस ग्राफ के माध्यम से समझ लीजिए। हम क्या कर रहे थे, इस पॉइंट पे थे, हमने रिवर्स कनेक्शन कर दिया, रिवर्स कर दिया तो ये पॉजिटिव वाला रीजन इसको काट दीजिए, इधर कर दिया। इधर करने की वजह से क्या होता है कि आप देखेंगे तो इधर माइनस करंट है, निगेटिव करंट एक फ्लो करेगा थोड़ा सा। ठीक है, नीचे आए मतलब निगेटिव करंट फ्लो कर रहा है, और ये वोल्टेज है, ये वोल्टेज है और ये हमारा करंट है। तो हम जैसे पोटेंशियल हम बैटरी से सप्लाई देंगे तो थोड़ा बहुत जो
मैग्नेटिक चार्ज करियर से, उसके वजह से हमारा करंट थोड़ा बहुत बढ़ेगा, लेकिन वो रिवर्स करंट होता है। ठीक है, तो क्या करेगा, थोड़ा बहुत बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा। देखिए वोल्टेज हम बढ़ा रहा है, ये क्या हुआ कि मान लीजिए यहां तक हमने 0.8 वोल्टेज, मान लीजिए यहाँ पर हम 0.8 वोल्टेज तक हम बढ़ाए और बढ़ा रहे हैं और बढ़ा रहे हैं, बढ़ाते बढ़ाते इस पॉइंट तक आपका वोल्टेज बढ़ा है, लेकिन करंट देखिए, करंट थोड़ा सा यहाँ ही आया है, करंट का वैल्यू नहीं बढ़ा जाता, बहुत कम ही बढ़ा है, क्योंकि मैग्नेटिक जो चार्ज कैरियर है उसका थोड़ा सा करंट आपका लीकेज करेगा, लेकिन वो रिवर्स करंट होता है, क्योंकि निगेटिव में है, रिवर्स करंट है। वोल्टेज आप जबरदस्ती बैटरी से वोल्टेज बढ़ाए जा रहे हैं, बढ़ाए जा रहे हैं, बैटरी से वोल्टेज बढ़ाए जा रहे हैं, एक पॉइंट के बाद ये बर्दाश्त करना बंद कर देगा, अब इससे बर्दाश्त नहीं होगा, अचानक से रिवर्स करंट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और ब्रेक डाउन हो जाएगा। अब ब्रेक डाउन होगा, रिवर्स करंट बढ़ गया तो उसको जेनर ब्रेक डाउन बोलते हैं या एवलांचेस रीजन बोलते हैं। तो जेनर ब्रेक डाउन हो जाएगा, आपका डायोड खराब हो जाएगा, काम करना बंद कर देगा, ठीक है, जल जाएगा। ठीक है, तो इसमें कोई काम नहीं होता है करंट का, बिल्कुल ही नाम मात्रा में करंट कुछ भी फ्लो नहीं करता, जो करता है वो निगेटिव करंट होता है। ठीक है, तो बोल रहा है कि प्रभाव क्या होता है कि डिप्लेशन रीजन की चौड़ाई बढ़ जाती है, बैरियर पोटेंशियल बढ़ जाता है, मैग्नेटिक कैरियर्स का प्रवाह रुक जाता है। ठीक है, केवल मैग्नेटिक कैरियर्स बहुत छोटा सा करंट हमारा देने का काम करता है। अब रिवर्स बैच का वोल्टेज और करंट का संबंध क्या है, तो देखिए करेक्ट कम वोल्टेज पर बहुत कम छोटा सा हमारा करंट फ्लो करता है, अगर रिवर्स वोल्टेज को बहुत बढ़ा दे तो ब्रेक डाउन होता है और करंट अचानक बढ़ जाता है। हम अगर रिवर्स वोल्टेज को बहुत बढ़ा देंगे तो क्या होगा, करंट अचानक से बढ़ जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाता है। ठीक है, और इसके बाद ब्रेकडाउन के प्रकार, कह रहे कि ब्रेकडाउन दो तरह का होता है, एक जेनर ब्रेकडाउन होता है, कम वोल्टेज होता है तो मुख्य रूप से भारी डोपिंग वाले डायोड में होता है, कम वोल्टेज पे होता है, मतलब ब्रेकडाउन में जेनर जो ब्रेकडाउन होता है वो कह रहे कम वोल्टेज वाला डायोड में होता है, जिसको हम लोग भारी डोपिंग किए रहते हैं उसमें होता है, और इस ब्रेकडाउन को जेनर ब्रेकडाउन बोलते हैं। ठीक है, एक होता है एवलांचे ब्रेकडाउन। एवलांचे ब्रेकडाउन क्या होता है, उच्च वोल्टेज पे होता है और कैरियर्स की टक्कर से होता है, कैरियर्स आपस में टकराते हैं उसके वजह से होता है, लेकिन ये उच्च वोल्टेज पे होता है। रिवर्स बैच का उपयोग कहाँ करते हैं, तो रेक्टिफायर में नॉन कंडक्टिव फेज के लिए, जिधर हम लोग को रेक्टिफायर में कहाँ करेंगे, जिधर हम लोग करंट का सप्लाई नहीं करना है उस डायरेक्शन में हम लोग करते हैं। ठीक है, फोटो डायोड में प्रकाश के डिटेक्शन के लिए करते हैं, फोटो डायोड में हम लोग करते हैं, जेनर डायोड को वोल्टेज रेगुलेशन में करते हैं, जेनर डायोड को वोल्टेज रेगुलेशन में हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए तो ये समझ गए आप लोग। तो महत्वपूर्ण बिंदु क्या है इसके लिए, एग्जाम के लिए बोल रहा है महत्वपूर्ण बिंदु कि रिवर्स बैच में रेजिस्टेंस बहुत अधिक होता है, ध्यान रखेंगे, रिवर्स बैच में रेजिस्टेंस बहुत अधिक होता है, करंट लगभग स्थिर रहता है जब तक ब्रेकडाउन ना हो, जब तक ब्रेकडाउन नहीं होता जब तक करंट हमारा स्थिर रहता है, और जब होता है तो अचानक से नीचे की तरफ भागता है, नेगेटिव करंट बहुत ज्यादा हो जाता है। ब्रेकडाउन होने पर डायोड को नुकसान से बचाने के लिए करंट लिमिटिंग रजिस्टर का प्रयोग करते हैं। ब्रेकडाउन होने पर डायोड को नुकसान को बचाने के लिए हम लोग एक करंट लिमिटिंग रजिस्टर का प्रयोग करके हम लोग डायोड को बचाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, यहां तक समझ गए होंगे। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे जेनर डायोड, ठीक ना, यहाँ से कई सारे डायोड होते हैं, टाइप्स ऑफ डायोड के बारे में पढ़ेंगे। अगर यहाँ तक आप समझ पाए होंगे, पीएन जंक्शन समझ गए होंगे, फॉरवर्ड कनेक्शन, रिवर्स बायस, फॉरवर्ड बायस समझ गए होंगे, तो यहाँ से हम डायोड के बारे में पढ़ेंगे जो अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।